हेलो देयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने, और आज करने वाले हम एक और नया टॉपिक का वन शॉट रिवीजन। और हमारे वाला ये जो टॉपिक है ये चैप्टर नंबर 3 है, लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर 2 है, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। और न्यू सेंटर्स ऑफ पावर के बारे में सारी की सारी चीज़ें आज हम लोग देखने वाले हैं। तो क्या आप सब लोग रेडी है? और अगर रेडी है तो मुझे दिखाइए फटाफट से अपने थंब कि हाँ सर हम लोग रेडी है। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट, क्या मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ ह्यूमैनिटीज़ अड्डा 24/7 पर, जो कि आप लोगों के लिए लेकर आता है बहुत सारी नोटिफिकेशंस, बहुत सारे अपडेट्स, बहुत सारे एजुकेशनल रिलेटेड वीडियोस, और आपका हेल्प करता है आपके ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट्स में मार्क्स को रेज करने के लिए। तो अगर आप लोग रेडी है, आइए जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस वाले चैप्टर में हमारे पास क्या है, इस वन शॉट रिवीजन में हमारे पास क्या है। चैप्टर का नाम आप लोग पढ़ ही रहे हो, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। कल हम लोगों ने करा था एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। आई होप कि वो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होगी। ठीक है, तो न्यू सेंटर्स ऑफ पावर देखते हैं। ये बंदा आपको पढ़ाने वाला है, पता ही है आप लोगों को, है ना जी? तो भैया आपके ठीक है, चलिए तो जल्दी जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारे पास इस चैप्टर में क्या क्या रहने वाला है। पूरे जोश में रहना, क्योंकि अगर आप लोग जोश में नहीं रहेंगे, कॉन्फिडेंस लूज कर जाएंगे, तो पॉलिटिकल साइंस का पेपर अच्छा नहीं होगा। एकदम बढ़िया तरीके से करेंगे अपन, सारी की सारी चीज़ें समझेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे अपन डाउट्स पे। ठीक है, प्लस क्या करेंगे, खोल खोल के पोस्टमार्टम की तरह क्या करेंगे, खोल खोल के पढ़ेंगे सारी चीज़ें। देखते हैं जल्दी से क्या है हमारे पास। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं मैं ह्यूमैनिटीज़ अड्डा 24/7 पर। और ये देखिए न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहली चीज़ ये क्या बोला, टेबल ऑफ कंटेंट्स बता रहा है हमें क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। तो सबसे पहले कह रहा है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर के बारे में पढ़ेंगे, यूरोपियन यूनियन और उसका इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, यूरोपियन यूनियन एज अ सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, आसियान के बारे में पढ़ेंगे, सार्क के बारे में पढ़ेंगे, साफ्टा के बारे में पढ़ेंगे, ब्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरी कंट्रीज, बाकी कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, और फिर और भी चीज़ देखेंगे क्या क्या है हमारे पास। आइए जल्दी जल्दी से बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले ये बात कर रहा है यूरोपियन यूनियन इंटीग्रेशन के बारे में। अब देखो ध्यान से, पहले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कोल्ड वॉर के बारे में दूसरा चैप्टर कोल्ड वॉर एरा जो था, जो कि हमारे सिलेबस में इस बार नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा एंड ऑफ बाइपोलैरिटी की, कैसे दो पोल्स थे हमारे पास, एक यूएसए था, ये एक यूएसएसआर था, और इसमें से यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया और यूएसए अकेला बच गया है दुनिया में, जो कि सुपर पावर है, और पूरी दुनिया इसकी तरफ देख रही है कि भैया इस जितना ताकतवर तो कोई नहीं है। ठीक है, लेकिन अब इस सिचुएशन में नए नए पावर्स उभर के आएंगे। वो नए पावर्स कौन कौन से हैं, यही हम लोगों को देखना है इस वाले चैप्टर में। और इसका सबसे पहला टॉपिक है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए जल्दी से देखते हैं क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है यूरोपियन यूनियन इंटीग्रेशन स्टार्टेड इन 1992 आफ्टर द कोल्ड वॉर। सही बात है ना? कोल्ड वॉर 1991 में खत्म हो जाएगा। 1991 कोल्ड वॉर ओवर। अरे हाँ कि ना? जब कोल्ड वॉर खत्म, कब से कब तक चला था? 1945 से लेकर 1991 तक कोल्ड वॉर चला। डिसइंटीग्रेशन हो गया किसका? यूएसएसआर का। डिसइंटीग्रेशन किसका? यूएसएसआर का। तो जब यूएसएसआर का हो गया डिसइंटीग्रेशन, इसका मतलब क्या? इसका मतलब कोल्ड वॉर क्या हो गया? खत्म हो गया। अरे हाँ कि ना? यूएसएसआर बचा ही नहीं, तो कोल्ड वॉर कौन लड़ेगा? हाँ कि ना? तो अब जब डिसइंटीग्रेशन हो गया यूएसएसआर का, इसका मतलब क्या? ये वाला पोल तो गिर गया, यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया। अब दूसरे लोग उभर के आएंगे और बताएंगे कि भैया यूएसए ज़्यादा उछल मत, हम भी है लाइन में, और हम भी बनने वाले क्या? न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। ठीक है, और उसमें सबसे पहली चीज़ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? यूरोपियन यूनियन। और यूरोपियन यूनियन के बारे में हमें क्या पता लग रहा है? सबसे पहली चीज़ हमें यूरोपियन यूनियन के बारे में पता लग रही है कि यूरोपियन यूनियन का इंटीग्रेशन मतलब यूरोपियन यूनियन का बनना स्टार्ट हुआ कब से? 1992 से, जैसे ही कोल्ड वॉर खत्म हो जाता है तब से। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, आगे देखो क्या बोल रहा है। दिस ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइजेस ऑफ 27 यूरोपियन कंट्रीज। कितने कंट्रीज है इसमें यूरोपियन? इसमें 27 यूरोपियन कंट्रीज है। इंपॉर्टेंट पेपर में आ सकता है, 1 नंबर में आ सकता है। कितनी कंट्रीज है यूरोपियन यूनियन में? तो यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्रीज है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है हमारे पास। ये बोल रहा है द यूरोपियन यूनियन वॉज क्रिएटेड बाय द maastricht ट्रीटी ऑन नवंबर 1, 1993। अब ध्यान से सुनो क्या है। यूरोपियन यूनियन का इंटीग्रेशन बनना शुरू हो गया था 1992 से, लेकिन कंप्लीटली बनेगी कब? ये कंप्लीटली बनेगी नवंबर 1, 1993। ये इंपॉर्टेंट है।
नवंबर 1 1993 को बनेगी। किस ट्रीटी से बनेगी? तो मास्ट्रिच ट्रीटी से बनेगी, मास्ट्रिच ट्रीटी से। और ये मास्ट्रिच कहाँ है ये मुझे आप लोग बताओगे कमेंट सेक्शन में कि सर मास्ट्रिच यहाँ पर है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो मास्ट्रिच ट्रीटी से बना है क्या? यूरोपियन यूनियन। कब बना है? नवंबर 1 1993 में। आगे देखिए क्या बोल रहा है, ओरिजिनली द यूरोपियन यूनियन वॉज कन्फाइंड टू वेस्टर्न यूरोप। अब ध्यान सुनो, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था क्या, ये देखो क्या है, ये हमारा अर्थ है, ये क्या है? एशिया लगा लो, ठीक है, एशिया। ये क्या है? हमारे पास यूरोप है। और ये अगर ये यूरोप है तो यूरोप को दो हिस्सों में बांट दो। ईस्टर्न यूरोप किसके सपोर्ट में था? यूएसएसआर के। वेस्टर्न यूरोप किसके सपोर्ट में था? यूएसए के। ये रहा यूएसए, ठीक है, हाँ कि ना? तो ये जो वेस्टर्न यूरोप था, ये लोग कैपिटलिज्म को फॉलो कर रहे थे। अरे बोलो भैया, तो ये लोग क्या फॉलो कर रहे थे? कैपिटलिज्म। तो अगर ये लोग कैपिटलिज्म को फॉलो कर रहे थे तो इन लोगों ने स्टार्टिंग में इन लोगों ने बनाया था, वेस्टर्न यूरोप वालों ने बनाया था क्या? यूरोपियन यूनियन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? लेकिन फिर हम लोगों ने किया क्या? फिर हम लोगों ने किया कि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होने लग गया, सोशलिज्म से लोगों को प्रॉब्लम होने लगी, लोग डाउट करने लग गए सोशलिज्म पे, क्वेश्चंस करने लगे सोशलिज्म पे, और लास्ट में बोले कि भैया बाय बाय हम अलग हो रहे हैं, ठीक है। जब एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया अलग होने लग गए, किससे? मतलब ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज अलग होने लग गई यूएसएसआर से, यूएसएसआर के वार्सो पैक्ट से, तो जाकर मिलेंगे किसके साथ? जाकर मिलेंगे वेस्टर्न यूरोप के साथ। इसका मतलब ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज यूरोपियन यूनियन को बाद में ज्वाइन करेगी, पहले यूरोपियन यूनियन बनाएगी कौन? वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ आया कि नहीं आया? ठीक है, यही बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है कि ओरिजिनली द यूरोपियन यूनियन वाज कन्फाइंड टू वेस्टर्न यूरोप। पहले क्या था? सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न यूरोप का पार्ट था। लेटर यूरोपियन यूनियन एक्सपेंशन इनटू सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप इन द अर्ली 21st सेंचुरी। और बाद में जब 21st सेंचुरी स्टार्ट हो जाती है, इसका मतलब 2000 के आसपास, है ना? तो 2000 के आसपास से क्या हो जाता है, बाद में जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है, ये वाली कंट्रीज जो है, ये वाली कंट्रीज, ये लोग क्या कर जाते हैं? यूरोपियन यूनियन का पार्ट बनना स्टार्ट हो जाते हैं। 21st सेंचुरी का मतलब है 2000 के बाद की बात कर रहा है, आफ्टर 2000। कोई दिक्कत है क्या? तो अगर पेपर में आ जाए क्या कि अर्लियर द यूरोपियन यूनियन वाज कन्फाइंड ओनली टू वेस्टर्न यूरोप, सही है गलत है? बिल्कुल 100% राइट है, ठीक है। और 2000 के बाद यानी कि 21st सेंचुरी जब स्टार्ट हुई, उसके बाद से क्या हो गया? उसके बाद से जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी वो भी यूरोपियन यूनियन में शामिल होने लग गई, और इसमें 27 कंट्रीज है। समझ में आया नहीं? नवंबर 1 हम लोगों ने देख लिया, 1993 को ये बना है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट पेज हमें क्या बता रहा है, देखते हैं। द यूरोपियन यूनियन मेंबर्स आर ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बल्गेरिया, क्रोएशिया, सिप्रस, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लक्समबर्ग, माल्टा, द नीदरलैंड्स, पोलैंड, पोर्तुगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन एंड स्वीडन। तो ये है वो 27 कंट्रीज, और ये 27 कंट्रीज मिलकर बनाती है द यूरोपियन यूनियन। और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों इसको न्यू सेंटर ऑफ पावर की तरह देखा जा रहा है, इसके बारे में हम लोग करने वाले हैं। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ आप लोगों को, समझ में आ रहा है? तो अगर आ रहा है समझ में तो दिखाओ मुझे अपने अंगूठे फटाफट से, ठीक है। तो अपन करते हैं आगे, नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं, यहाँ पे रुकने की कोई जरूरत नहीं है हमें। द यूनाइटेड किंगडम, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन, लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन इन 2020। तो ये क्या बोल रहा है? यूरोपियन यूनियन का एक क्या था? एक फाउंडिंग मेंबर था। यूरोपियन यूनियन का एक फाउंडिंग मेंबर था, और इस फाउंडिंग मेंबर का नाम क्या था? इस फाउंडिंग मेंबर का नाम था यूके, यानी कि इंग्लैंड। अरे आ रहा नहीं यार समझ में? ब्रिटेन, इसी को बोलते हैं ब्रिटेन, या फिर इसी को बोलते हैं यूके। अरे हाँ कि ना? तो इसका फाउंडिंग मेंबर है 1993 में जब यूरोपियन यूनियन बन रहा था। तो ये वन ऑफ द प्रोपेलर्स या वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री था, जो कह रहा था यूरोपियन यूनियन बनानी है हमें, बनानी है किसी भी हालत में। और इंग्लैंड या यूके ने इसको क्या कर दिया? इसको छोड़ दिया। कब? 2020 में। क्यों छोड़ा, कैसे छोड़ा देख लेंगे अपन, लेकिन अभी के लिए बस इतना याद रखो क्या 2020 में 2020 में ब्रिटेन ने क्या छोड़ दिया? ब्रिटेन ने छोड़ दिया किसको? यूरोपियन यूनियन को। और इसी को बोला जाता है ब्रेक्जिट। क्या बोला जाता है? ब्रेक्जिट मतलब ब्रिटेन का एग्जिट इज नोन एज ब्रेक्जिट। आ रहा है नहीं आ रहा समझ? अरे बोलो भैया, ठीक है। या तो कोई दिक्कत है किसी को? आगे बढ़े, आगे देखते हैं हम लोग हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट पेज हमें क्या बता रहा है? द ट्रीटी वाज स्पेशली डिजाइन टू डेवलप यूरोपियन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। कौन सी ट्रीटी की बात कर रहे हैं? मास्ट्रिच ट्रीटी, नवंबर 1 1993। तो ये क्या बोला? द ट्रीटी वाज स्पेशली डिजाइन टू डेवलप यूरोपियन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो मास्ट्रिच ट्रीटी क्यों करी गई थी? ताकि यूरोपियन नेशंस जो है वो पॉलिटिकली इकट्ठा आ जाए, प्लस इकोनॉमिकली पैसा इकोनॉमिकली इकट्ठा आ जाए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? पॉलिटिकली भी इकट्ठा आ जाए
और पैसों से रिलेटेड चीज़ों में भी क्या करे, इकट्ठा आ जाए और अपनी एक ऐसी इकोनॉमी बना दे जो कि यूएसए को भी पीछे छोड़ दे, और छोड़ भी देंगे पीछे, देखते कैसे। ये बोल रहा है क्या, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बाय क्रिएटिंग अ सिंगल करेंसी द यूरो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि पूरे के पूरे यूरोप की, मतलब जितने भी 27 कंट्रीज बनेंगे, 27 के 27 कंट्रीज को बोल दिया गया कि भाई देखो यूरोपियन यूनियन का पार्ट बन रहे हो, तो यूरोपियन यूनियन का पार्ट बनने का सबसे पहला चीज क्या है कि सब लोग अपनी अपनी करेंसी को यूरो कर दो। सब लोग, यूरोप के लोग यूज करेंगे यूरो। समझ में आया नहीं है? इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इकोनॉमिक, सबका पैसा सेम है ना, मेरे कंट्री का पैसा उसके कंट्री में भी चल रहा है, लिथुआनी का पैसा लातविया में भी चल रहा है, ब्रिटेन में भी चल रहा है, जर्मनी में भी चल रहा है, स्पेन में भी चल रहा है। अरे आ रहा है नहीं यार समझ? ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है, अ यूनिफाइड फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, पूरे के पूरे यूरोप का या पूरे के पूरे जितने भी हमारे पास क्या है, जितना भी हमारे पास है क्या 27 कंट्री, जितनी भी 27 कंट्रीज है, सबकी सिक्योरिटी पॉलिसी सेम हो, सबकी फॉरेन पॉलिसी सेम हो, ताकि हम सारे के सारे मिलकर एक साथ क्या कर सके, डील कर सके किसी भी कंट्रीज के साथ। ठीक है, एक के साथ डील फाइनल मतलब सबके साथ डील फाइनल, एक के साथ डील खराब मतलब सबके साथ डील खराब, ग्रुप बना के यूनिटी में चलते हैं। ये देखो, ये हो गया हमारा क्या, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, ये हो गया क्या, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, यूरो बनाना इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, और क्या फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी रखना, कौन सा इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन है पॉलिटिकल इंटीग्रेशन। आगे क्या बोल रहा है, कॉमन सिटीजन राइट्स। ठीक है, कॉमन सिटीजनशिप राइट मतलब क्या, मतलब है कि भाई सबको यूरोप की सिटीजनशिप मिलेगी। मतलब पुर्तगाल वाला बंदा स्पेन में जा रहा है, ठीक है, वीजा नहीं लगेगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? क्यों? यूरोप का सिटीजन है भैया, सबको कॉमन सिटीजनशिप राइट्स। कोई बंदा कहीं चला जाए, बस उसके पास क्या होना चाहिए, वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वीजा वगैरह नहीं लगेगा। मेरा यहाँ वाला बंदा वहाँ चला जाए, वहाँ वाला बंदा वहाँ चले जाए, अभी भी ऐसा ही चलता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? लेकिन ब्रिटेन में जाने के लिए अब क्या लगेगा, पासपोर्ट लगेगा, यूरोपियंस को भी। क्यों? यूरोपियन यूनियन वालों को भी। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन ने एग्जिट कर लिया अब, और ब्रिटेन की करेंसी यूरो भी नहीं है, पाउंड से। ठीक है, आगे देखिए क्या बता रहा है, एडवांसिंग कोऑपरेशन इन द एरियाज ऑफ इमिग्रेशन, असाइलम एंड जुडिशियल अफेयर्स। अब ये क्या बोल रहा है कि कोऑपरेशन भी दिखाना है। किस में कोऑपरेशन दिखाना है? 3 चीजों में। इमिग्रेशन में, इमिग्रेशन मतलब कौन सी जगह पर कौन बंदा बाहर से आके रहेगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? मतलब यूरोप जो है, इसके कौन से कंट्री से कौन बंदा किधर किधर जा रहा है, तो इमिग्रेशन की पॉलिसीज क्या होगी हमारी। ठीक है, पॉपुलेशन शिफ्ट की पॉलिसी क्या होगी। ठीक है, ये सारे इसमें कोऑपरेशन होना चाहिए। असाइलम में कौन, मतलब असाइलम का मतलब क्या होता है, असाइलम का मतलब होता है क्या, अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, मेंटल हॉस्पिटल। ठीक है, असाइलम का मतलब क्या होता है, शरण भी होता है। ठीक है, किसको शरण देना है, किसको शरण नहीं देना। ठीक है, तो उसमें भी कोऑपरेशन करेंगे। आगे जुडिशियल अफेयर्स का क्या मतलब है कि जितनी भी चीज लॉज वगैरह से जुड़ी हुई है, तो सबके यहाँ पर हमारे लॉज होने चाहिए सेम, ताकि किसी भी बंदे को यूरोप में कोई प्रॉब्लम ना आए, और बाहर से आने वाले लोगों के ऊपर भी सारे के सारे लॉज इकट्ठा सेम लागू हो जाए। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ? कोई दिक्कत है क्या? आगे बढ़े क्या? या तो कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे। अगर कहीं पर भी कोई भी दिक्कत लगती है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं कमेंट में आपका वेट करूंगा। ठीक है, डाउट आप लोगों के सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते, द कोलैप्स ऑफ सोवियत ब्लॉक पुट यूरोप ऑन अ फास्ट ट्रैक एंड रिजल्टेड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूरोपियन यूनियन इन द 1992। देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि सोवियत ब्लॉक के टूटने की वजह से यूरोप क्या हो गया, फास्ट ट्रैक पोजीशन पे आ गया, तेजी से आगे बढ़ने लग गया, और इसका रिजल्ट क्या रहा कि यूरोपियन यूनियन बन गया 1992 में। मास्ट्रिक्ट ट्रीटी से 1993 से एस्टेब्लिश हुआ, लेकिन बनने कब लग गया, 1992 से ही। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो यूरोपियन यूनियन, सोवियत यूनियन का टूटना, उसने क्या करा, यूरोपियन यूनियन को बढ़ाने में, जल्दी से बनाने में क्या कर दिया, एज अ कैटलिस्ट काम करा। एकदम से जल्दी से क्या यूरोपियन यूनियन बनना स्टार्ट हो गया। किसकी वजह से? सोवियत यूनियन के खत्म होने के वजह से। आ रहा है नहीं आ रहा समझ? कोई दिक्कत है क्या? आगे देखो क्या बता रहा है, यूरोपियन यूनियन इन्फ्लुएंस। अब यूरोपियन यूनियन का इन्फ्लुएंस देखो, ये बोला इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस। तो ये कह रहा है कि सारे के सारे इन्फ्लुएंस देखेंगे। इकोनॉमिकली यूरोपियन यूनियन कितना स्ट्रांग है देखेंगे, पॉलिटिकली देखेंगे, डिप्लोमेटिकली देखेंगे, और मिलिट्रीली भी देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या बता रहा है, द यूरोपियन यूनियन इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इकोनॉमी विद अ जीडीपी ऑफ मोर देन $12 ट्रिलियन इन 2005, स्लाइटली लार्जर देन दैट ऑफ द यूएस। तो ये कह रहा है कि अगर हम लोग यूरोपियन यूनियन की बात करें तो यूरोपियन यूनियन क्या है, इसकी इकोनॉमी की अगर बात करें तो इसकी इकोनॉमी दुनिया की सबसे, अब देखो कोई एक कंट्री नहीं है, 27 कंट्रीज का ग्रुप है, तो इकोनॉमी ऑफ कोर्स क्या होगी, बहुत हाई होगी। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया अभी बात कर रहा है क्या कि हम लोग $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे।
बने नहीं है अभी, है ना, 2 ढाई 3 डॉलर्स पे, $3 ट्रिलियन पे चल रहे हैं अपन, लेकिन अपना सोच क्या है कि $5 ट्रिलियन के अपन क्या बनेंगे, इकोनॉमी बनेंगे। इनको देखो यूरोपियन यूनियन वालों को, $12 ट्रिलियन की इकोनॉमी थे ये 2005 में, और पीछे छोड़ दिया था किसको, यूएसए को। इसका मतलब क्या, इकोनॉमिकली स्ट्रांग है ना, कहते हैं ना यूनिटी में स्ट्रेंथ है, तो यूनिटी दिखा दी, स्ट्रेंथ दिखा दी। किससे ज़्यादा पैसा है यूएसए से ज़्यादा। अरे बोलो भैया, आ रहा है नहीं आ रहा समझ, आगे बढ़े। आगे देखो क्या बता रहा है ये, आगे ये कह रहा है कि इट्स करेंसी यूरो कैन पोज अ थ्रेट टू द डोमिनेंस ऑफ द यूएस डॉलर। ठीक है, इसकी करेंसी यूएस की डॉलर करेंसी से ज़्यादा स्ट्रांग है। ध्यान सुनो, यूरो इज मोर स्ट्रॉन्गर देन डॉलर, प्लस डॉलर से महंगा भी है, डॉलर चीपर है, ये कॉस्टली है। ठीक है, वर्ल्ड मार्केट में यूरो क्या है, और 27 कंट्रीज यूज करती है, डॉलर सिर्फ यूज कौन कर रहा है, यूएसए यूज कर रहा है। अरे हाँ कि ना, तो ये कह रहा है क्या कि इनकी इकोनॉमी अगर ऐसे ही बढ़ती रहेगी और यूरोप ऐसे ही स्ट्रांग होता रहेगा, डेवलप होता रहेगा, तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि वर्ल्ड की करेंसी डॉलर से चेंज होकर, अभी जितने भी हम लोग ट्रेड वगैरह करते हैं, जितना भी हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, जितना भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट के लिए एक्सपोर्ट के लिए क्या यूज होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए यूज होता है क्या डॉलर। अरे हाँ कि ना, डॉलर्स यूज होते हैं, रुपया थोड़ी देते हैं हम लोग। यूएसए से अगर कुछ मंगाते हैं तो, या रशिया से कुछ मंगाते हैं, उनको रुपीस थोड़ी देते हैं, वो कहेंगे भैया हमारे यहाँ नहीं चलते। तो इंटरनेशनल ट्रेड किस में होता है, इंटरनेशनल ट्रेड होता है डॉलर में, लेकिन डॉलर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंसी है कौन सी, यूरो। और अगर इनका ऐसा ही दबदबा चलता रहा तो डॉलर के ऊपर थ्रेट है कि क्या कि यूरो कभी ना कभी इसको क्या कर लेगी, पीछे छोड़ देगी और वर्ल्ड करेंसी बन जाएगी। क्यों, जीडीपी देखो ना इनकी, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, डेवलपमेंट देखो इनका। ठीक है, प्लस यूनिटी में काम कर रहे हैं, हाँ कि ना। तो ये क्या बोल रहा है, इट्स करेंसी यूरो कैन पोज अ थ्रेट टू द डोमिनेंस ऑफ द यूएस डॉलर। आगे बोल रहा है इट्स शेयर्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इज 3 टाइम्स लार्जर देन दैट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, तो अगर वर्ल्ड ट्रेड की बात करें, वर्ल्ड ट्रेड की, है ना, दुनिया भर में किस चीज़ की इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें, तो इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूएसए के इंपोर्ट एक्सपोर्ट से, यूएसए के ट्रेड से, यूएसए के बिजनेस से कितना ज़्यादा है, 3 टाइम्स ज़्यादा है। और इसी वजह से यूरोपियन यूनियन को देखा जा रहा है एज अ न्यू सेंटर ऑफ पावर, एक नया पावर का सेंटर, है ना। इसका मतलब क्या है, इसका देखो न्यू सेंटर्स ऑफ पावर हमें क्या बता रहा है। पहले चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा, पहले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कोल्ड वॉर के बारे में, पढ़ा था क्या, और इसमें हम लोगों ने बोला कि बाइपोलर वर्ल्ड था। क्या था, बाइपोलर वर्ल्ड, यही पढ़ा था क्या, अरे बोलो भैया, नहीं पढ़ा था क्या। दूसरा वाला चैप्टर हमें क्या बता रहा है, दूसरे वाला चैप्टर जो है हमें बताया कि भाई बाइपोलर वर्ल्ड टूट गया और यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया। क्या बना, यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया। और तीसरे वाला चैप्टर क्या बता रहा है, तीसरे वाला चैप्टर बता रहा है कि ये यूनिपोलर वर्ल्ड हमेशा नहीं रहेगा, मतलब न्यू सेंटर्स ऑफ पावर आएंगे और अब वर्ल्ड जो है वो कैसा बनेगा, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बनेगा। क्या बनेगा, मल्टीपोलर वर्ल्ड, जिसमें बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो क्या करेंगे, यूएसए को भी टक्कर देंगे और यूएसए से भी ज़्यादा खतरनाक बनने की कोशिश करेंगे हर फील्ड में, चाहे वो मिलिट्री वाली फील्ड हो, चाहे वो इकोनॉमिक वाली फील्ड हो, चाहे वो पॉलिटिकल वाली फील्ड हो, हर फील्ड में ये लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम लोग किससे आगे बढ़ जाए, हम लोग आगे बढ़ जाए यूएसए से भी। ठीक है, तो किसी एक कंट्री का डोमिनेंस तो कोई भी नहीं देख सकता। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। आगे देखो क्या बोल रहा है, आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे क्या है, इट टू बी मोर असर्टिव इन ट्रेड डिस्प्यूट्स विद चाइना एंड यूएसए। अब देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इसकी जो ट्रेड की पॉलिसी है ना, वो चाइना की ट्रेड की पॉलिसी और यूएसए की ट्रेड की पॉलिसी से बहुत बेहतर है। मतलब क्या, मतलब ये लड़ाई झगड़ा नहीं करता है। कभी तुम्हारे पास आएगा नहीं न्यूज़ में कि यूरोपियन यूनियन ने क्या कर लिया, चाइना के साथ लड़ाई कर ली। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है हर बंदे को और सबके साथ बना के रखता है। जैसे यूएसए की चाइना की बनती नहीं है आपस में, रशिया की यूएसए की बनती नहीं आपस में, यूरोपियन यूनियन के बारे में कभी सुनने में नहीं आता कि इसकी बनती नहीं आपस में। क्यों, क्योंकि इसका काम ही है कोऑपरेशन से काम करना, दिमाग से काम करते हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, और इसी वजह से ये क्या बोल रहा है कि इसके कोई ट्रेड डिस्प्यूट है ही नहीं, यूएसए से भी नहीं है, चाइना से भी नहीं है, दोनों तरफ ट्रेड करता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, वरना यूएसए कैसा है, यूएसए, अब देखो यूएसए की बात सुन लो तुम, अभी करंट अफेयर्स में हम लोग पढ़ रहे थे क्या कि यूक्रेन का और रशिया का वॉर चल रहा है नहीं चल रहा, ठीक है। इंडिया ने क्या कर दिया, S-400 मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट लॉन्चिंग मिसाइल मंगवाई थी रशिया से। यूएसए ने सैंक्शन लगा दिया, यूएसए ने बोला कि भाई इंडिया तू नहीं खरीदेगा। कह रहा क्यों नहीं खरीदेगा, कह रहा वो बिना बात के यूक्रेन पे अटैक कर रहा है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो यूएसए क्या कर रहा है, यूएसए का तो राइवल है ना रशिया, तो वो वैसे नहीं चाहता कि रशिया डोमिनेंस दिखाए दुनिया में। अरे आ रहा नहीं है समझ में, तो इंडिया वालों को मना कर रहा है कि तू मत खरीदना। लेकिन
यूरोपियन यूनियन को देखो, यूरोपियन यूनियन यूएसए के भी साथ है, यूरोपियन यूनियन किसके, चाइना के भी साथ है, यूरोपियन यूनियन रशिया के भी साथ है, यूरोपियन यूनियन इंडिया के भी साथ है, सबके साथ बना के रखता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, इट्स इकोनॉमिक पावर गिव्स इट इन्फ्लुएंस ओवर इट्स क्लोजेस्ट नेबर्स एज वेल एज इन द एशिया एंड अफ्रीका। और बोल रहा है क्योंकि इकोनॉमिकली ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो हर एक बंदा इसके साथ दोस्ती करना चाहता है। अरे कौन नहीं करेगा, हाँ कि ना। अब ये इकोनॉमिकली स्ट्रांग है यूरोपियन यूनियन, अगर हम लोग जाएंगे इसको और बोलेंगे भैया असिस्टेंस दे दो, कुछ पैसा दे दो, ठीक है, बोले इसके पास पैसा है तभी तो जाएंगे इसके पास, तभी तो दोस्ती बढ़ेगी, है कि ना। ये मना भी नहीं करता, कह रहा भैया ले लो पैसा, ठीक है, बदले में इंटरेस्ट तो लेगा ये, है ना, लेकिन बना के रखता है। तो बोला कि क्योंकि इसका इकोनॉमिक पोजीशन बहुत अच्छी है और एशिया और अफ्रीका की, खासकर अफ्रीका की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, ठीक है, और अफ्रीका वाले डिपेंड हो जाते हैं फिर किस पे, यूरोपियन यूनियन वाले पे। तो ये बोल रहा है क्योंकि इसके पास इकोनॉमिक पावर अच्छी है और इकोनॉमिक पावर अच्छी होने की वजह से ही, इकोनॉमिक पावर अच्छी होने की वजह से ही इसके टाइज, इसके अलायंसेज, इसकी दोस्ती एशिया वालों से, अफ्रीका वालों से और आसपास की कंट्रीज से बहुत बढ़िया है। यूएसए की तरह नहीं है ना, कि भैया इससे बात नहीं करेंगे उससे बात करेंगे। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ? पक्का है क्या? समझ में आ गया है तो दिखाओ मेरे को एक बार फटाफट से अपने अंगूठे, ताकि अपन बड़े आगे और देखें कि अपने पास और क्या है। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि इट ऑल्सो फंक्शंस एज एन इंपॉर्टेंट ब्लॉक इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन सच एज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और ये बोल रहा है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वगैरह वगैरह में भी इसकी बातें रखी जाती है, सुनी जाती है, क्योंकि 27 कंट्रीज एक साथ बोल रही है और 27 डेवलप्ड कंट्रीज एक साथ बोल रही है, और 27 की 27 डेवलप्ड कंट्रीज जो है इनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा हाई है, तो बोलने का अधिकार भी है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है, खुद डेवलप्ड है इसलिए बोल रहे हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो ये क्या बोल रहा है कि ये इट इज एन इंपॉर्टेंट ब्लॉक इन द इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सच एज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, WTO जो है, इसमें भी इसकी बात सुनी जाती है, मानी जाती है। क्यों? क्योंकि ये इकोनॉमिकली पावरफुल है। कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे। आगे बढ़े क्या, थोड़ा सा आगे बढ़े क्या? आगे देखो क्या बोल रहा है, आगे कह रहा है कि पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस को देखते हैं। पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक, अब अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि पैसा बहुत ज़्यादा है इसके पास, इस वजह से इसकी इज्जत हो रही है, ठीक है। दूसरी चीज़ देखते हैं कि पॉलिटिकली कितना स्ट्रांग है, डिप्लोमेटिकली कितना स्ट्रांग है, लड़ाई तो नहीं कर रहा किसी से बिना बात के। आइए देखते हैं। ये बोल रहा है द यूरोपियन यूनियन ऑल्सो हैव पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस। ये बोल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ क्या इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस नहीं है, सिर्फ पैसा इसलिए दोस्ती नहीं कर रहे हैं इसके साथ, बल्कि पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी है, ठीक है। जैसे कि ये बोल रहा है 2 मेंबर्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन ब्रिटेन। अब देखो हमारी वाली जो किताब है ये 2014 के पहले की है, 2014 तक की बात करती है, आगे ना। और ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन ये कब निकला है, ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर कब निकला है, 2020 में, 2020 में निकला है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ब्रिटेन, 2014 की बात हो रही है तो 2000 ब्रिटेन तो किसका पार्ट था, यूरोपियन यूनियन का, इस वजह से ब्रिटेन लिखा है। वरना तुम लोग बोलोगे सर पहले तो आपने बताया कि ब्रिटेन बाहर निकल गया, अब आप बता रहे हो क्या कि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन में। ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन में अब नहीं है, 2020 के बाद नहीं है, लेकिन हमारी किताब 2014 के बाद अपडेट नहीं हुई है अभी तक, है ना। तभी तो एडिशनल टॉपिक्स अलग से डाल रहा है CBSE, है ना, कि भैया इसको भी पढ़ लो, है ना, अपडेट होने वाली है। देखो अब ध्यान से, 2 मेंबर्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन, कौन से ब्रिटेन एंड फ्रांस होल्ड परमानेंट सीट्स ऑन द इन द किसमें, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। देखो इधर ध्यान से, हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी है। क्या है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी, किसकी, मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, हाँ कि ना। इसमें 5 परमानेंट मेंबर्स है, 5 परमानेंट मेंबर्स, और कितने, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स है। 10 क्या है, नॉन परमानेंट मेंबर्स है। किसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, है कि नहीं, ठीक है। 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स जो है ये हर 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, एवरी 2 ईयर्स, 2 साल का टाइम पीरियड होता है, फिर चेंज हो जाएंगे। ये 5 परमानेंट से, ये कभी चेंज नहीं होते। और इनके पास क्या है, वीटो पावर है। वीटो पावर का मतलब क्या है, पावर टू रिफ्यूज। क्या है इनके पास, रिफ्यूजल की पावर है, रिफ्यूजल की पावर। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का इशू उठा, पहले ही देख लो 5 परमानेंट मेंबर्स कौन कौन है। 5 परमानेंट मेंबर्स में हमारे पास है कौन, USA। अब देखो 1992 के बाद की बात कर रहे हैं हम लोग, तो USSR टूट चुका है, क्या बन चुका है, रशिया, ठीक है। इसके बारे में किया था हम लोगों ने,
तीसरा क्या, तीसरा किसके बारे में किया हम लोगों ने, यूएसए हो गया, रशिया हो गया, तीसरा क्या है, तीसरा है हमारे पास क्या, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, और पांचवा क्या है, फ्रांस, और ये दोनों यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। तो बोल रहा है कि 5 में से दो इसके यूरोपियन यूनियन के 2 मेंबर्स कहाँ पर बैठे हुए, यूरोपियन यूनियन के 2 मेंबर्स कहाँ पर बैठे हुए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बैठे हुए। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी है यूनाइटेड नेशंस की। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, कि परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर है। और वीटो पावर का क्या मतलब होता है, वीटो पावर का मतलब होता है पावर ऑफ रिफ्यूजल। जैसे फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक बात चली कि पाकिस्तान को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर देते, ब्लैक कंट्री घोषित कर देते, ठीक है। यूएसए ने कहा ठीक है मान लेते, रशिया ने कहा ओके डन है मान लेते, यूके ने कहा डन है मान लेते, फ्रांस ने कहा डन है मान लेते। लेकिन चाइना के रिलेशन तो पाकिस्तान के साथ अच्छे, चाइना ने कहा मैं नहीं मानता, रिफ्यूज़ कर दिया। मतलब अगर ये 5 जने किसी एक बात पे सहमत हो जाते तभी वो चीज़ होगी, वरना नहीं होगी। एक भी बंदा अगर वीटो पावर यूज़ करता है, अपनी क्या यूज़ करता है, वीटो पावर ऑफ रिफ्यूजल, तो वो चीज़ नहीं हो सकती। और इसी वजह से पाकिस्तान को टेररिस्ट कंट्री और क्या नहीं किया गया, नहीं माना गया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, वीटो पावर। तो इनके पास 2 मेंबर्स ऐसे हैं जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी में बैठे, उसके साथ साथ 2 मेंबर्स के पास वीटो पावर है। तो अपनी जो चीज़ इनको पसंद नहीं आएगी ये लोग क्या कर देंगे, मना कर देंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। इसका मतलब वर्ल्ड में यूएसए तो एक ही है, यूएसए के पास एक ही वोट है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, लेकिन इनके पास 2 वोट है, यही इसको स्ट्रांग बनाता है। आगे देखो क्या बोल रहा है, यहाँ तक समझ में आ गया, पक्की बात है, समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी से मुझे दिखाओ अपने अंगूठे कि हाँ सर समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और देखते हैं अपने पास और क्या है। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है। तो यूरोपियन यूनियन इंक्लूड सेवरल नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब ये क्या बोल रहा है, क्या 2 मेंबर तो फिक्स है इसके, 2 मेंबर्स क्या है, फिक्स है इसके, किसमें, परमानेंट मेंबर्स में। लेकिन क्या नॉन परमानेंट मेंबर्स में भी ये आ जाता है। और नॉन परमानेंट मेंबर्स में भी ये हमेशा प्रेजेंट होता है। मतलब दूसरी कंट्रीज भी तो है, यूके और फ्रांस तो परमानेंट में, बाकी यूरोपियन कंट्रीज में से भी तो नॉन परमानेंट में आएंगे, है ना। और नॉन परमानेंट में हमें पता है क्या कौन कौन होता है, एशिया से कुछ कंट्रीज होती है, अफ्रीका से कुछ कंट्रीज होती है, और कौन सी, साउथ अमेरिका से कुछ कंट्रीज होती है, और यूरोप से भी कुछ कंट्रीज होती है नहीं होती, ठीक है। तो इसका मतलब नॉन परमानेंट मेंबर्स में भी है। तो अगर 15 वोट है किसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 वोट है, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स के, 2 परमानेंट मेंबर्स के, तो इनके तो वोट बढ़ गए अपने आप। अरे बोलो भैया, अगर इनके 5 भी जने हैं तो 15 में से 5 वोट इनके खुद के हैं, किसी का भी सत्ता पलट कर सकते हैं कभी भी। आगे ना देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है दिस हैज इन्फ्लुएंस सम यूएस पॉलिसी सच एज द करंट यूएस पोजीशन ऑन ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। और इसी वजह से ये क्या कह रहा है कि बहुत सारी पॉलिसीज को चेंज करना, इन्फ्लुएंस करवाता है कौन, ये यूरोपियन यूनियन, क्योंकि ये दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस, उसके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें सबसे ज़्यादा मेंबर यूरोपियन यूनियन के हैं। और यही बनाता है इसको पॉलिटिकली स्ट्रांग, डिप्लोमेटिकली स्ट्रांग। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया समझ में, आगे बढ़े आइए देखते हैं आगे देखते हैं क्या बोल रहा है ये। Its use of diplomacy, economic investments and negotiations rather than enforcement and military force has been effective as in the case of its dialogue with China on human rights and environment degradation। अब ध्यान सुनो, ये क्या बोल रहा है कि यूरोपियन यूनियन जो है ये क्या नहीं करता, ये जानबूझ के लड़ाई झगड़ा वगैरह नहीं करता, बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा नहीं करता। कह रहा क्यों नहीं कर रहा है लड़ाई झगड़ा वगैरह, क्योंकि इसको जरूरत ही नहीं है। ये कह रहे डिप्लोमेटिकली बात करता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी और चाइना की नहीं बनती है, तो ये क्या करेगा, ये चाइना के पास जाएगा, बार बार बात करेगा, हाथ मिलाएगा, है ना, डील पक्की करेगा, है ना। बोलेगा क्या, मान लो 100 रुपये की डील करनी है दोनों को, ठीक है। ये जाएगा, बोलेगा भैया 100 रुपये की डील कर दे, वो बोले नहीं भैया 150 के नीचे नहीं मानेंगे हम लोग। फिर जाएगा, बोलेगा भैया 110 की करो, कह रहा ना 140 के नीचे माने। फिर बोलेगा जाएगा क्या भैया 120 की कर दो, चलो डन कर दो। वो बोलेगा ना भैया 130 के नीचे नहीं मानेंगे हम लोग, ठीक है। फिर जाएगा, फिर बोलेगा 125 में डन, तुम्हारा भी नहीं मेरा भी नहीं, फ्रेंडशिप होगी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो ये कभी भी क्या नहीं करता, अपना मिलिट्री फोर्स नहीं दिखाता। जैसे रशिया को देख लो, रशिया ने अपना मिलिट्री फोर्स दिखा दिया यूक्रेन पे, ठीक है। इसको अगर कुछ करना है तो ये क्या करता है, अपना मिलिट्री फोर्स दिखाता ही नहीं है। और इसी को कहते हैं डिप्लोमेसी,
है ना। डिप्लोमेसी मतलब क्या, बात करके चीज़ें को सॉल्व कर देना। और इसी वजह से लोगों को यूरोपियन यूनियन के ऊपर बाकी ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा भरोसा भी है। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, ठीक है, तो क्या बोल रहा है, इट्स यूज ऑफ डिप्लोमेसी, हमेशा डिप्लोमेसी यूज करता है। इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट, दूसरे कंट्रीज में जाकर क्या करता है, इन्वेस्ट करता है, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट। एंड निगोशिएशंस रादर देन इन्फोर्समेंट, जबरदस्ती नहीं करता और निगोशिएट करता है। एंड मिलिट्री फोर्स हैज बीन इफेक्टिव एज इन द केस ऑफ डायलॉग विद चाइना ऑन ह्यूमन राइट्स एंड एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। तो ये बोल रहा है कि चाइना के साथ भी इसने क्या करा, चाइना के साथ इसने लड़ाई वगैरह नहीं करी, बल्कि चाइना के साथ इसने जाके बात करी कि भाई ह्यूमन राइट्स भी दे दो, है ना। तुम लोगों ने अपना पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा बना रखा है कि लोगों के पास ज़्यादा फ्रीडम वगैरह नहीं है ना, चीप लेबर इतना है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है। ठीक है, तो चाइना के साथ ह्यूमन राइट्स के ऊपर जाके बात करी इसने, चाइना को भी पसंद आई, चाइना ने कुछ पॉलिसीज यूज़ कर ली। ठीक है, इसी तरीके से एनवायरमेंट डिग्रेडेशन के बारे में जाके चाइना को बता दिया कि भाई तुम लोग क्या कर रहे हो, सन के पास जितनी एनर्जी उतनी एनर्जी वाला तुम लोग क्या न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहे हो। ठीक है, या कुछ तुम लोग ऐसे मेडिकेशंस ला रहे हो जिससे वायरस वगैरह फैल रहे हैं, जैसे कोविड वगैरह। तो ये जाके बात कर रहा था उससे कि भैया एनवायरनमेंट खराब हो रहा है इससे। ठीक है, तो ये सारी की चीज़ें मत करो। ठीक है, तो लड़ाई नहीं करता है। ठीक है, और इसी वजह से यूरोपियन यूनियन के ऊपर सारी के सारी कंट्रीज़ को प्लस दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को भी बहुत ज़्यादा भरोसा है। आगे देखो क्या बोल रहा है, मिलिट्री इन्फ्लुएंस। ठीक है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस देख लिया, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस देख लिया, अब मिलिट्री इन्फ्लुएंस की मिलिट्री इसकी कितनी ज्यादा स्ट्रांग है वो देखते हैं। तो मिलिट्री इन्फ्लुएंस में क्या बता रहे थे, यूरोपियन यूनियन कंबाइंड आर्म्ड फोर्सेज आर द सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ये बोल रहा है यूरोपियन यूनियन के 27 कंट्रीज की अगर आर्म्ड फोर्सेज को इकट्ठा कर लिया जाए तो सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी ऑफ द वर्ल्ड बनाती है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? आई क्या बोल रहा है, इट्स टोटल स्पेंडिंग ऑन डिफेंस इज सेकेंड आफ्टर यूएस। तो देखो पैसा भी अपने डिफेंस पे कितना लगा रहा है, दुनिया में सेकंड नंबर पे। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी यूएसए की है ना। वैसे अगर कंट्री वाइज देखे जाए तो सेकंड नंबर पे आ जाएगी रशिया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है, लेकिन ये क्या बोल रहा है, इस टोटल स्पेंडिंग कितना पैसा लगा रहा है अपने डिफेंस पे। तो ये बोल रहा है कि ये अपने डिफेंस पे दुनिया का 2 नंबर का देश है जो सबसे ज़्यादा पैसा लगा रहा है। सबसे ज़्यादा पैसा लगाता है यूएसए। और अगर स्ट्रॉन्ग मिलिट्री की बात करें तो 27 की 27 कंट्रीज़ का यूरोपियन यूनियन जो है, इसकी मिलिट्री को अगर कंबाइन कर लिया जाए तो दुनिया में दूसरे नंबर की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्म्ड फोर्सेस है ये। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? मतलब रशिया से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, मतलब यूएसए से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन टक्कर दे सकती है। और यही इसको बनाता है मिलिट्रिकली क्या, बहुत ज़्यादा पावरफुल। बड़े आगे आ रहा है समझ में? चलिए आगे देखिए क्या बोल रहा है ये बोल रहा है द यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट्स ब्रिटेन एंड फ्रांस आल्सो हैव न्यूक्लियर आर्सेनल ऑफ अप्रोक्सीमेटली 552 न्यूक्लियर वॉरहेड्स। और ये बोल रहा है कि न्यूक्लियर पावर भी देख लेते हैं। तो कह रहा है न्यूक्लियर पावर अगर देखना ही है तो इनके 2 मेंबर से, एक है ब्रिटेन दूसरा है फ्रांस, जिनके पास कितना 552 क्या है, न्यूक्लियर वॉरहेड्स है। न्यूक्लियर वॉरहेड्स का मतलब क्या है, न्यूक्लियर वॉरहेड्स का मतलब न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह है इनके पास, कितने 552 से भी ज़्यादा। और ये 2014 का डेटा है। ठीक है, और ये क्या बोल रहा है, आर्सेनल भरा पड़ा है इनका पूरा का पूरा। आर्सेनल क्या, वेपन्स वगैरह भरे पड़े। ठीक है, न्यूक्लियर वेपन्स भरे पड़े, इतने भरे पड़े कि भाई लड़ाई कर लो तुम, है ना, पंगे लेके देख लो, है ना। 27 कंट्रीज है हमारे पास। ये बोल रहा है छोटी छोटी कंट्रीज, है ना। जर्मनी से बड़ा राजस्थान है इंडिया का साइज़ की अगर बात करें हम लोग। लेकिन सारे के सारे मिलकर जब इकट्ठा आते हैं, कहते हैं ना क्या, अगर लकड़ी दे दी जाए तो ऐसे टूट जाएगी, लेकिन लकड़ी का बंडल दे दिया जाए तो तोड़ने की कोशिश करो तो भी नहीं टूटेगी। तो यूनिटी इज स्ट्रेंथ क्या होता है, ये यूरोपियन यूनियन दिखाती है हमें। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे देखिए क्या बोल रहा है, इट इज ऑल्सो द वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और कह रहा है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी, कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी पीछे नहीं है। इसमें भी ये क्या है, वर्ल्ड का सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बंदा है, जो कि हमें स्पेस एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी में सबको टक्कर देता हुआ मिलता है। इसका मतलब यूरोपियन यूनियन को किसी भी फील्ड में हल्के में नहीं ले सकते। इकोनॉमी में सबसे आगे, ठीक है, अगर बात करें मिलिट्री में तो सबसे आगे, अगर बात करें पॉलिटिक्स में, डिप्लोमेसी में तो सबसे आगे, और अगर बात करें इसकी पढ़ाई लिखाई की, साइंस एंड कम्युनिकेशन की, टेक्नोलॉजी की, तो उसमें भी सेकेंड नंबर पर आता है वर्ल्ड में। कोई दिक्कत अगर दिक्कत नहीं है तो मुझे दिखाओ अपने अंगूठे और बोलो कि सर कोई दिक्कत नहीं है, हमें सब कुछ समझ में आ रहा है। तो अपन बढ़ेंगे आगे और देखेंगे आगे क्या है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये, यूरोपियन यूनियन एज सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सुप्रा नेशनल मतलब क्या, बहुत सारे नेशंस का मिला हुआ, ठीक है, और स्ट्रांग। तो सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह देखते हैं इसको, यूरोपियन यूनियन को। ये बोल रहा है एज अ सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन द यूरोपियन यूनियन इज एबल टू इंटरवीन इन इकोनॉमिक,
पॉलिटिकल एंड सोशल एरियाज। ये बोल रहा है कि क्योंकि 27 कंट्रीज का ग्रुप है, ठीक है। अब इन 27 के 27 कंट्रीज को, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि फ्रांस है, फ्रांस गया किसके पास, सऊदी अरेबिया के पास, और बोला कि भैया मुझे दे दे क्या, तेल। उसने बोला भैया 400 रुपये लीटर दूंगा। बोला भैया मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ ब्रिटेन भी है। कह रहा ठीक है भैया 350 में ले जाओ दोनों। कह रहा भैया हम दोनों ही नहीं है क्या, 27 कंट्रीज है। कह रहा सब भैया सबको 350 का। ये लोग क्या बोलेंगे यूरोपियन यूनियन वाले, भैया देते हो दे दो, नहीं तो जा रहे यूएसए के पास, उससे ले आएंगे हम लोग, ठीक है। वो आपसे कम में डील फाइनल कर लेगा क्योंकि दिमाग उसका अच्छा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो इसका मतलब क्या है, ये एज अ सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन निगोशिएशन करने में बहुत ज्यादा सफल है। एज अ सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन द यूरोपियन यूनियन इज एबल टू इंटरवीन कर पाता है, किसी भी मुद्दे में घुस जाता है ये। इन इकोनॉमिक चीजों पे क्या करता है ये, इंटरवीन करता है। पॉलिटिकल चीजों में और सोशल एरियाज में हर जगह पर ये अपना इन्फ्लुएंस शो करने के कैपेबल है, क्योंकि इसके पास बहुत ही तगड़ा ग्रुप है 27 कंट्रीज का और वेल डेवलप्ड कंट्रीज का। और जीडीपी हम लोगों ने देखा कि दुनिया में सबसे नंबर 1 पे जीडीपी हो जाती है जब हम लोग, और वो भी 2005 की जीडीपी कितनी थी इसकी, $12 ट्रिलियन की। अरे आ रहा है नहीं आ रहा समझ, ठीक है, पक्की बात है। आगे देखो क्या बोल रहा है, बट इन मेनी एरियाज इट्स मेंबर स्टेट्स हैव देयर ओन फॉरेन रिलेशंस एंड डिफेंस पॉलिसीज दैट आर ऑफन एट ऑड्स विथ ईच अदर। अब ये क्या बोल रहा है, अभी तक अपन ने सारी की सारी अच्छी बातें देखी इसके बारे में, ठीक है। लेकिन क्या होता है, कई जगह पर क्या हो रहा है, कई बार यूरोपियन यूनियन की कुछ कंट्रीज अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी, अपनी फॉरेन पॉलिसीज को अलग कर देती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स भी आती है ना। यूरोपियन यूनियन फिर उस मुद्दे पे क्या होती है, बहस भी होती है कि भैया जो हम लोगों ने कह रखा था पहले से कि भाई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हमारी एक ही है, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हमारी एक ही है, सबको डॉलर, सबको यूरो ही यूज़ करना है, ठीक है, सबको फॉरेन पॉलिसी सेम ही रखनी है। लेकिन फिर भी क्या हो जाता है, कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि भाई फॉरेन पॉलिसी अलग रखनी पड़ जाती है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, कई बार प्रॉब्लम्स आती है, ऐसा ये हमारी एनसीईआरटी बता रही है। आगे देखो, ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर वॉज अमेरिकाज पार्टनर इन द इराक इन्वेजन। तो बोल रहा है कि जब इराक इन्वेजन हुआ था तो ब्रिटेन का जो प्राइम मिनिस्टर था, ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर जिसका नाम था टोनी ब्लेयर। तो टोनी ब्लेयर, ये इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, कि जब अमेरिका ने अटैक करा था किसके ऊपर, इराक के ऊपर, तो तब यूके ने क्या करा था, हेल्प करा था, है ना। उस टाइम पीरियड में प्राइम मिनिस्टर कौन था, तो टोनी ब्लेयर प्राइम मिनिस्टर था, ठीक है। इसके बारे में बता रहा है हमें। आगे क्या बता रहा है देखो, यूरोपियन यूनियन न्यूअर मेंबर मेड अप द यूएस लेड कोalition ऑफ द विलिंग whereas जर्मनी एंड फ्रांस अपोज्ड अमेरिकन पॉलिसी। अब देखो क्या हो रहा है, ये बोल रहा है कि यूरोपियन यूनियंस के जो नए मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं, वो दोस्ती कर लेते हैं अमेरिका के साथ, लेकिन जर्मनी और फ्रांस जैसी कंट्रीज को ये पसंद नहीं है, वो लोग अपोज करते हैं किसका, अमेरिकन पॉलिसी का। मतलब देखो हर ऑर्गेनाइजेशन में क्या इफ्स एंड बट्स होते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी चीज़ें होती है तो बुरी चीज़ें भी होती है, हर ऑर्गेनाइजेशन में सारे के सारे लोग इकट्ठा काम करते हैं तो कन्फ्लिक्ट्स भी होंगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, अरे बोलो भैया, ठीक है। अगर बिग बॉस का घर देखा है ना हम लोगों ने, ठीक है, तो बिग बॉस के घर में सब अच्छी फैमिली से आते हैं, सब बहुत पैसे वाले होते हैं, सारे के सारे रिच होते हैं, सारे के सारे वेल ऑफ होते हैं, है ना, लग्जरियस जिंदगी जीने वाले लोग होते हैं। लेकिन अंदर आने के बाद फिर क्या होता है, फिर अच्छे भी रहते हैं बुरे भी रहते हैं, वही वाला सिस्टम है, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन में भी ऐसे ही हो रहा है, यूरोपियन यूनियन में भी क्या लोग अच्छे से भी रह रहे, है ना, हर चीज़ पे इकट्ठा भी आ रहे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एरियाज में क्या कर रहे हैं, अपने आप को साबित भी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट भी है, ठीक है। आगे देखो, देयर इज ऑल्सो अ डीप सीटेड यूरो स्केप्टिसिज्म इन सम पार्ट्स ऑफ द यूरोप अबाउट द यूरोपियन यूनियंस इंटीग्रेशनिस्ट एजेंडा। अब देखो क्या बोल रहा है, कहीं ना कहीं यूरोस्केप्टिसिज्म भी है। यूरोस्केप्टिसिज्म क्या मतलब क्या, मतलब कि दिमाग ऐसा चलता है लोगों का कि भाई अगर हम लोगों ने, सब लोगों ने यूरो को क्या बना लिया, अपना करेंसी बना ली, है ना, तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये आता है कि पूरा की पूरा यूरोप एक यूरोपियन यूनियन तो नहीं बन जाएगा। क्यों, सबके पास करेंसी सेम चल रही है, किसी को आने जाने के, किसी का इधर से उधर आना जाना में वीज़ा वगैरह नहीं लग रहा है, ठीक है। तो यूरोस्केप्टिसिज्म दिमाग में आ जाता है। यूरोस्केप्टिसिज्म का क्या मतलब है कि यूरोप के बाकी कंट्रीज बोल रहे हैं कि भाई ये सारे के सारे क्या, ये चाहते हैं कि हम सारे के सारे इनकी बातें मान लें यूरोपियन यूनियन की, है ना, जो कि इन लोगों को ठीक नहीं लगता। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रिटेन था, तो ब्रिटेन ये कहता था क्या कि यूरोपियन यूनियन जो है इसको क्या करना है, यूरोपियन यूनियन कह रहा है कि सबको यूरो डॉलर करना है, मतलब यूरो को यूज़ करना है एज ए करेंसी। लेकिन ब्रिटेन का कहना था कि भाई मेरी करेंसी पाउंड जो है वो क्या है, ज़्यादा स्ट्रांग है, तो मेरी वाली अपना लो, ठीक है। तो इस चीज़ में भी, करेंसी को लेकर भी क्या होते थे, कन्फ्लिक्ट होते थे। इसी को कहते हैं क्या, यूरोस्केप्टिसिज्म।
आगे देखो क्या बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि यूरोपियन यूनियन नेवर मेंबर्स मेड अप द यूएस लेड कोalition ऑफ द विलिंग। अच्छा ये कर लिया हम लोगों ने, 2 बार आ गया क्या, आगे कर लेते। डेनमार्क एंड स्वीडन हैव रेजिस्टेड द maastricht ट्रीटी रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड करेंसी एंड द एडॉप्शन ऑफ यूरो। तो ये बोल रहा है कि 2 कंट्रीज है हमारे पास, एक है हमारे पास डेनमार्क, दूसरी है हमारे पास स्वीडन, और दोनों की दोनों स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है ना। तो डेनमार्क और स्वीडन जो है, इन दोनों ने कहा कि भाई देख, maastricht ट्रीटी की कुछ बातें हम लोग नहीं मानेंगे, हम लोग यूरोपियन यूनियन का पार्ट जरूर बनेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि कौन से ऐसे 2 कंट्रीज है जिन्होंने कहा कि भैया हम लोग यूरोपियन यूनियन के पार्ट बनेंगे, लेकिन 2 चीजें नहीं मानेंगे। क्या? एक तो हम लोग maastricht ट्रीटी में कॉन्स्टिट्यूशन और करेंसी वाली बात नहीं मान रहे हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या, सारी की सारी चीजें नहीं मानेंगे, हाँ जितनी चीजें हमें लग रही है कि ठीक है उसको, उन चीजों को मानेंगे। एंड द एडॉप्शन ऑफ यूरो, कि हम लोग यूरो को अडॉप्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनको यूरो स्केप्टिसिज्म है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है, तो कौन सी कंट्रीज है वो? डेनमार्क और स्वीडन। डेनमार्क और स्वीडन 2 ऐसी कंट्रीज है जो क्या कह रही है, जो कह रही है कि भैया हम लोगों को क्या नहीं करना, हम लोगों को नहीं घुसना किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन की सारी चीज़ें नहीं मानेंगे हम लोग, तो हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है maastricht ट्रीटी से, और करेंसी से हमें प्रॉब्लम है कि हम लोग यूरो को अडॉप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम अपनी चला रही है, हम अपना चला रहे हैं डैनिश क्रोना। ठीक है, तुम्हें क्या लेना देना? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है, आगे बढ़े, आगे देखते क्या बोल रहा है ये बोला दिस लिमिट्स द एबिलिटी ऑफ द यूरोपियन यूनियन टू एक्ट इन मैटर्स ऑफ फॉरेन रिलेशंस एंड डिफेंस। और इसी वजह से क्या होता है, कई बार यूरोपियन यूनियन जो है पूरी तरीके से फुल फोर्स से इकोनॉमिक चीज़ों पर और किस पे, फॉरेन पॉलिसीज पर, डिफेंस पर इकट्ठा होकर 27 के 27 कंट्रीज बात नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हर कंट्री के पास अपने अपने हेड से, हर कंट्री अपना अपने दिमाग लगाती है, हर कंट्री पहले अपना सोचती है, बाद में यूरोपियन यूनियन का सोचती है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? और कहीं ना कहीं दिमाग में ये रहता है कि यूरोपियन यूनियन अगर सारा के सारा एक ही बन गया, है ना, यूरोस्केप्टिसिज्म हो गया, सारा के सारा यूरोपियन यूनियन एक ही बन गया, तो भाई लीडर कहाँ से निकलेगा? फिर तो परमानेंट कंट्रीज से निकलेगा। मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट कंट्रीज है, फ्रांस से लीडर निकलेंगे फिर, है ना। फिर जर्मनी बोलेगी भैया हम तो राइवल है फ्रांस के, है ना, तो हमें तो पसंद ही नहीं है कि भाई वो लोग जीते, उनका एक प्रेसिडेंट बने जो कि पूरे के पूरे यूरोप को क्या करे, चला के रखे। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से यूरोपियन यूनियन जो है वो उसकी एबिलिटी कम हो जाती है, क्या, टू एक्ट इन मैटर्स ऑफ फॉरेन रिलेशंस एंड डिफेंस। तो डिफेंस में और फॉरेन रिलेशंस में बातचीत करने के लिए, है ना, कई बार ऐसे हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रिटेन की लड़ाई चल रही है, किसके साथ? ब्रिटेन की लड़ाई चल रही है इराक के साथ। ठीक है, और ब्रिटेन ने क्या कर दिया, इराक पे हमला कर दिया, अब इराक ने उल्टा हमला कर दिया ब्रिटेन पे। तो ब्रिटेन आएगा भाग के किसके पास, भाग के आएगा किसके पास, यूरोपियन यूनियन के पास आएगा और बोलेगा कि भैया एक बात सुनो, मेरे पे उसने अटैक करा, चलो सारे के सारे अटैक करने के लिए। ठीक है, तो बाकी कंट्रीज क्या बोलेगी यूरोपियन यूनियन वाली, भैया तूने छेड़ा क्यों उसको, है ना, तूने छेड़ा, तू संभाल, मैं क्यों अपनी इकोनॉमी गिराऊं बिना बात के। तो ये बोल रहा है इसी वजह से क्या होता है, फॉरेन रिलेशंस और डिफेंस के मामले में कई बार यूरोपियन यूनियन ढंग से किसी स्कीम को, किसी पॉलिसी को अपना नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि 27 कंट्रीज है और 27 कंट्रीज जो है सबसे पहले अपना फायदा देखेगी, बाद में दूसरे का फायदा देखेगी। आगे देखो क्या बोल रहे हैं, दिस रीजन ऑफ एशिया सफर द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिपीटेड कोलोनियलिज्म बोथ यूरोपियन एंड जापानीज। अरे क्या हो गया, ये कुछ गड़बड़ हो गई क्या? ठीक है, देखो इधर क्या बोला है, इट कन्फ्रंटेड द प्रॉब्लम्स ऑफ नेशन बिल्डिंग, द रेवेजेस ऑफ पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एंड द प्रेशर ऑफ टू अलाइन विद वन ग्रेट पावर ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। चलो, तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं किसके बारे में, आसियान के बारे में। तो आसियान क्या है, सबसे पहले ये समझो कि आसियान है क्या, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है हमारे पास क्या, आसियान। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है हमारे पास आसियान। तो आसियान को एस्टेब्लिश कब किया गया था, तो ये कह रहा है कि आसियान को एस्टेब्लिश करा था 1967 में। साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की बात कर रहा है, मतलब इंडिया के बाद इस साइड में क्या होता है, देखो ये रहा इंडिया की इस साइड में क्या है, इंडिया की इस साइड में है क्या, म्यांमार के बाद नीचे जितनी भी कंट्रीज आएगी यहाँ पर, इन सबको बोला जाएगा क्या, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। और साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का एक ऑर्गेनाइजेशन है, इनको भी देखा जा रहा है एक न्यू सेंटर्स ऑफ पावर की तरह, और इन्होंने अपने आप को क्या नाम दिया, आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आईएन के बारे में देखते हैं, तो ये क्या बोल रहा है कि इसके पांच फाउंडिंग मेंबर्स है, 5 फाउंडिंग मेंबर्स है। कौन से देखो, 6 लिखा है यहाँ पे, 5 कर दो इसको, कितने 5 फाउंडिंग नेशंस है इसके, कौन से इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। तो
5 इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं और इन सब लोगों ने मिलकर कौन सी ट्रीटी साइन करी थी? इन सब लोगों ने मिलकर साइन किया था बैंकॉक डिक्लेरेशन। बैंकॉक डिक्लेरेशन। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि बैंकॉक डिक्लेरेशन से कौन सा यूनियन या कौन सा ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हुआ था 1967 में, तो आंसर आएगा हमारे पास आसियान। समझ में आया कि नहीं आया? मास्ट्रिक्ट ट्रीटी से क्या बना था? कमेंट सेक्शन में लिखो, क्या बना था मास्ट्रिक्ट ट्रीटी से? यूरोपियन यूनियन बना था। कब बना था? 1993 1 नवंबर। ये क्या है? कब? 1967 में कौन सा बना है? तो आसियान बना है। तो आसियान जो है यूरोपियन यूनियन से बहुत पहले बना है। समझ में आया कि नहीं आया? आइए जल्दी जल्दी से इसके बारे में देखते हैं आगे, साउथ ईस्ट एशियन नेशन के बारे में। तो ये क्या बोल रहा है? दिस रीजन ऑफ एशिया सफर द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिपीटेड कोलोनियलिज्म बोथ फ्रॉम यूरोपियन एंड जापानीज। ये क्या बोल रहा है कि साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो है, साउथ ईस्ट एशिया जो है, तो साउथ ईस्ट एशिया में क्या हो रहा है? साउथ ईस्ट एशिया हमेशा से सफर करता रहा किससे? कॉलोनियलिज्म से। कॉलोनियलिज्म मतलब क्या? इसके ऊपर हमेशा कब्जा होता रहा। किसने कब्जा किया? दो जनों ने। या तो इसके ऊपर बार बार जापान अटैक करता था और जापान कब्जा करता था, या फिर कौन? ब्रिटिशर्स या यूरोपियंस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यूरोपियंस ने इसके ऊपर क्या करा? यूरोपियंस ने इसके ऊपर क्या करा? कब्जा करने की कोशिश करी हमेशा से। तो ये साउथ ईस्ट एशिया वाला जो रीजन है वो हमेशा से क्या हुआ? हमेशा से कॉलोनाइज रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉवर्टी वगैरह यहाँ पर आ गई थी। लेकिन जैसे इन लोगों को आज़ादी मिली, इन लोगों ने फटक से जल्दी से क्या करा? आसियान बना दिया 1967 में। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? आगे बढ़े क्या? आगे देखो क्या बोल रहा है ये। आगे बोल रहा है कि इट कन्फ्रंटेड प्रॉब्लम्स ऑफ नेशन बिल्डिंग, द रेवेजेस ऑफ पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एंड द प्रेशर टू अलाइन विथ वन ग्रेट पावर ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। और इसी वजह से क्या हुआ कि नेशन बनाते हुए भी इनको प्रॉब्लम होगी। नेशन बनाते हुए मतलब आज़ादी होगी, कॉलोनाइजेशन खत्म हो गया, लेकिन इनके पास पॉवर्टी इतनी ज़्यादा थी, इनका इकोनॉमिक बैकवर्डनेस इतना ज़्यादा था कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था और ये डर रहे थे किसी भी कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में किसी भी एक जने का साइड लेने का। तो हम लोगों ने देखते हैं जब नैम बनता है, नैम, तो इंडोनेशिया वगैरह कंट्रीज़ क्या करती है? इंडोनेशिया वगैरह किसके साथ चली जाती है? इंडिया के साथ, और कहती है भैया हमें ना जाना है किसके साथ? यूएसएसआर के साथ, ना हमें जाना है यूएसए के साथ, हम लोगों को अलग से ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, इसको नॉन अलाइन मूवमेंट कहते हैं। ठीक है। और बाद में ये साउथ ईस्ट एशियन नेशन सारे के सारे मिलकर, खास करके 5 कंट्रीज जो अभी हम लोग करके आए, वो सारे के सारे मिलते हैं और 1967 में कहते हैं कि हम अपना और अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जिसको नाम दिया जाएगा आसियान। यहाँ तक समझ में आ गया? आगे बढ़े, आगे देखो क्या कह रहा है ये। आगे कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आसियान, आसियान के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो ये कह रहा है टू एसिलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट, फुल स्टॉप। ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या करना है? इसको बढ़ावा देना, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना। और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना कैसे? सोशल प्रोग्रेस से, मतलब लोगों की हेल्थ अच्छी रहे, लोगों को एजुकेशन अच्छा मिले, सोशल प्रोग्रेस। और दूसरा चीज़ क्या? कल्चरल डेवलपमेंट के मतलब क्या? हमें अपना कल्चर भी डेवलप करना है, कंजर्व करना है, डाइवर्स रखना है, सब कुछ। ठीक है। और इससे क्या? इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल करनी है हम सारे के सारे 10 नेशंस को मिलकर। आगे क्या बोल रहा है? promote regional peace and stability based on the rule of law and the principle of the United Nations Charter over the years. Brunei, Darussalam, Vietnam, Laos, PDR, Myanmar and Cambodia joined ASEAN forces. तो ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि हम लोगों को पीस रखना है आपस में। हम लोग जो 10 कंट्रीज है साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, हम लोगों को आपस में लड़ाई वगैरह नहीं करना है। हमें क्या करना है? कल्चरल पीस रखनी है। हमें क्या करना है? सोशल पीस रखनी है। हमें इकोनॉमी को ग्रोथ कैसे करना है वो देखना है। ठीक है। और इसी हिसाब से चलेगा क्या? हमारा आसियान। और जब इनकी पॉलिसीज देखी इन 5 कंट्रीज़ की, तो उसके साथ साथ और भी कंट्रीज आई और जुड़ती चलेगी किसके साथ? आसियान के साथ। कौन सी कंट्रीज़ है? ब्रुनई है, दारुसलाम है, वियतनाम है, और कौन सी है? म्यांमार है और कंबोडिया है। तो पहले 5 कंट्रीज थी, 5 कंट्रीज में और जुड़ जाएगी और बन जाएगा 10 मेंबर का आसियान, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग रीजनल पावर बन जाएगा। और अब इनको भी देखा जा रहा है एज अ न्यू सेंटर ऑफ पावर। ठीक है। तो न्यू सेंटर ऑफ पावर में हम लोगों ने क्या देखा था? यूएसए था, लेकिन यूएसए को अब टक्कर देने के लिए यूरोपियन यूनियन आया था। और यूरोपियन यूनियन आने के बाद अब आया है कौन? आसियान, जो कि एक एशिया का खतरनाक क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है। आगे क्या बोल रहा है? आसियान डे, a form of interaction that is informal, non-confrontationist and cooperative। तो आसियान डे मनाया जाता है। और आसियान डे के बारे में ये क्या बता रहा है कि ये क्या है? फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन है जो कि इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल मतलब क्या? इनफॉर्मल का मतलब क्या? सारी की सारी कंट्रीज आती है और आपस में आकर मिलती है। ठीक है। नॉन कन्फ्रंटेशनिस्ट मतलब क्या? आपस में इनकी बिल्कुल भी लड़ाइयाँ नहीं है। एंड कोऑपरेटिव, और सारे के सारे लोग क्या करते हैं? सारे के सारे लोग क्या है? कोऑपरेशन से काम करते हैं। द रिस्पेक्ट फॉर नेशनल सोवेरेनिटी इज क्रिएटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ आसियान। और आसियान का एक कहना क्या है कि भाई
हम लोग 10 के 10 एक ग्रुप तो बने हैं, लेकिन हम 10 के 10 कंट्रीज एक दूसरे के इंटरनल मैटर्स पे नहीं घुसेंगे। मतलब कंबोडिया को कोई लेना देना नहीं है कि इंडोनेशिया में क्या चल रहा है, इंडोनेशिया को कोई लेना देना नहीं है कि सिंगापुर में क्या चल रहा है, सिंगापुर को कोई लेना देना नहीं है कि लाओस में क्या चल रहा है। ठीक है, तो इंटरनल चीज़ों में हम लोग घुसेंगे नहीं। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि एशियन कंट्रीज या आसियान कंट्रीज, आसियान आएगा यहाँ पे, आसियान कंट्रीज हैव सेलिब्रेटेड व्हाट हैज बिकम टू नोन एज द आसियान डे। और इसी चीज़ को ये लोग क्या करते हैं, आसियान डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। और आसियान डे कब मनाया जाता है ये आप लोग बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में, इसी वजह से मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। समझ में आ गया? आगे देखिए, आगे देखिए, आगे देखो क्या कह रहा है ये बोल रहा है कि ब्रॉडन ऑब्जेक्टिव। और क्या है इसके ऑब्जेक्टिव्स, क्या क्या है किसके, आसियान के। तो बोला कि इन 2003 आसियान मूव्ड अलोंग द पाथ ऑफ द यूरोपियन यूनियन बाय एग्रीइंग टू एस्टेब्लिश एन एशियन कम्युनिटी कंप्राइजिंग 3 पिलर्स। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि इसने यूरोपियन यूनियन को देखा कि यूरोपियन यूनियन कैसे काम कर रहा है, और यूरोपियन यूनियन की तरह ये भी काम करने लग गया, और बोला कि हम लोग क्या करेंगे, 3 पिलर पे काम करेंगे जैसे यूरोपियन यूनियन कर रहा है। कैसे, कौन से पे, सिक्योरिटी कम्युनिटी, इकोनॉमिक कम्युनिटी और सोशल कल्चरल कम्युनिटी बनाएंगे। मतलब क्या, हम सबकी सिक्योरिटी पॉलिसीज रहेगी सेम, हम सबकी इकोनॉमिक पॉलिसीज रहेगी सेम, और हमारी सबकी सोशियो कल्चरल पॉलिसीज सेम रहेगी, ताकि कोई भी हमारे सामने उंगली ना उठा सके। और रीजनल कोऑपरेशन रखना है हमें, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे देखो क्या कह रहा है ये, सिक्योरिटी कम्युनिटी के बारे में बात कर रहा है। द आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी वाज बेस्ड ऑन द कन्विक्शंस दैट आउटस्टैंडिंग टेरिटोरियल डिस्प्यूट शुड नॉट एस्केलेट इनटू आर्म्ड कन्फ्रंटेशन। अब देखो ध्यान से, आसियान है, ठीक है, तो आसियान में भी 10 कंट्रीज है, और 10 कंट्रीज में से बहुत सारी कंट्रीज होगी जो आपस में क्या करती होगी, आपस में लड़ाई करती होगी। किस चीज़ के लिए, बॉर्डर डिस्प्यूट्स होंगे इनके भी, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के। ठीक है, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि आसियान की सिक्योरिटी कम्युनिटी क्या कह रही है कि कन्विक्शंस दैट आउटस्टैंडिंग टेरिटोरियल डिस्प्यूट शुड नॉट एस्केलेट इनटू आर्म्ड कन्फ्रंटेशन। हमारे टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स है, लेकिन हमारी जो बॉर्डर को लेकर लड़ाइयाँ है उसकी वजह से कोई भी आसियान की कंट्री आर्म्स नहीं उठाएगी, कोई भी आसियान की कंट्री बंदूकें नहीं उठाएगी। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है। By 2003, ASEAN had several agreements in place by which member states promised to uphold peace, neutrality, cooperation, non-interference and respect for national differences and sovereign rights। तो 2003 आते आते आसियान वाली कंट्रीज ने क्या बोला, आसियान वाली कंट्रीज ने बोला कि भाई हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एग्रीमेंट कर रहे हैं किस चीज़ के ऊपर, और हम लोग प्रॉमिस कर रहे हैं किस चीज़ को, कि टू अपहोल्ड पीस, हमेशा शांति बनाए रखेंगे, हमेशा हर डिसीजन न्यूट्रलिटी से लेंगे, है ना, किसी बायस नहीं रहेंगे, किसी एक कंट्री की तरफ नहीं झुकेंगे, कोऑपरेशन बनाए रखेंगे, कॉर्पोरेशन रखेंगे, और क्या, नॉन इंटरफेरेंस, किसी एक दूसरे के इंटरनल मैटर्स में नहीं घुसेंगे, और रिस्पेक्ट फॉर नेशनल डिफरेंसेस एंड सोवरेन राइट्स, और एक दूसरे के नेशनल डिफरेंसेस को हमेशा रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, यही सेम चीज़ पंचशील एग्रीमेंट में भी लिखा हुई है ना, पंचशील एग्रीमेंट जो हम लोग करते हैं चाइना और इंडिया के बीच में हुआ था जो 1954। ठीक है, तो उसमें भी ऐसी चीज़ें लिखी हुई थी, इसमें भी ऐसी चीज़ लिखी है। तो 2003 में इन लोगों ने क्या कहा कि भैया अगर हम लोग आपस में लड़ेंगे तो बाहर वाली बड़ी बड़ी कंट्री से कैसे लड़ पाएंगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो दिमाग से काम कर रहे हैं। आगे देखो क्या बोल रहा है, आसियान रीजनल फोरम, ARF बोलते हैं इसको, आसियान रीजनल फोरम, आसियान रीजनल फोरम। तो ये बोल रहा है कि आसियान रीजनल फोरम विच वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1994 इज द ऑर्गेनाइजेशन दैट कैरीज आउट कोऑर्डिनेशन, सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी। तो ये क्या बोल रहा है कि इन लोगों ने आसियान रीजनल फोरम बना रखा है, और आसियान रीजनल फोरम क्या करता है, इनकी फॉरेन पॉलिसीज को संभालता है, इनकी सिक्योरिटी पॉलिसीज को संभालता है, और इनको इनके आपस में कोऑर्डिनेशन को बनाए रखता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाए पेपर में क्या कि आसियान का कौन सी ऐसी पॉलिसी है, आसियान की कौन सी ऐसी पॉलिसी है जो क्या करती है, जो या कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इनका डिफेंस संभालती है, जो इनकी सिक्योरिटी संभालती है, जो पीस बनाने में काम करती है और कोऑर्डिनेशन रखती है सारे के सारे 10 कंट्रीज में, तो वो है आसियान रीजनल फोरम। समझ में आया नहीं आया? और आसियान रीजनल फोरम को बनाया गया है 1994 में। आसियान बना है 1967, आसियान रीजनल फोरम कब बना है, 1994 में। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, आगे देखो क्या बोल रहा है, इकोनॉमिक कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं। सिक्योरिटी कम्युनिटी देख ली, इकोनॉमिक कम्युनिटी। ये बोल रहा है कि आसियान वॉज एंड स्टिल रिमेन्स प्रिंसिपली एन इकोनॉमिक एसोसिएशन। तो ये बोल रहा है कि आसियान बनाया ही गया था किस चीज़ के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, कि भैया हम सारे के सारे बहुत ज़्यादा पुअर है, इकट्ठा आ जाते, इकट्ठा काम करेंगे और पूरे के पूरे आसियान वाले रीजन को या साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे और बना देंगे इतना ज़्यादा स्ट्रांग कि कोई बाहर वाला हमारे ऊपर दोबारा से क्या आँख ना उठा सके। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि आसियान पहले भी क्या थी, प्रिंसिपली इकोनॉमिक बॉडी थी, और अभी भी क्या है, सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक बॉडी है। आई क्या बोल रहा है कि वाइल आसियान रीजन
while ASEAN region as a whole is a much smaller economy, US, European Union and Japan economy is growing much faster than this। तो नेक्स्ट चीज क्या बोल रहा है कि आसियान जो है वो कंट्रीज बहुत छोटी छोटी कंट्रीज है आसियान की, लेकिन आसियान के मुकाबले में अगर हम लोग यूएसए को देखें, आसियान के मुकाबले में अगर हम लोग यूरोपियन यूनियन को देखें और जापान की इकोनॉमी को देखें, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रहे हैं एज कम्पेयर टू आसियान, क्योंकि आसियान हमेशा से पॉवर्टी स्ट्राइक कर रहा, प्लस क्या है पैसिफिक ओशन में पड़ता है, प्लस क्या है आइलैंड्स में बटा हुआ है, ठीक है, और छोटी कंट्रीज होने की वजह से रिसोर्सेज कम है, तो इसका मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कम होगा बाकियों के मुकाबले, और इसी वजह से इनकी इकोनॉमी उतनी ज़्यादा फास्ट ग्रो नहीं कर पाती जितना फास्ट यूएसए की, यूरोपियन यूनियन की या जापान की इकोनॉमी ग्रो करती है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक कम्युनिटी, ये बोल रहा है कि इसके इकोनॉमिक कम्युनिटी का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो बोल रहा है द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आसियान इकोनॉमिक कमिटी आर टू क्रिएट अ कॉमन market and production base within Asian states and to aid economic and social development in the region। तो ये क्या बोल रहा है कि आसियान की जो इकोनॉमिक कम्युनिटी है इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, इसका ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग एक कॉमन मार्केट बनाए, ठीक है। कॉमन हम लोग क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल बाहर से कुछ भी मंगाना है तो आसियान की 10 कंट्रीज है ना, 10 कंट्रीज अलग अलग बंदा बाहर से एक्सपोर्ट करने की बजाय हम एक कम्युनिटी बन जाएंगे और कम्युनिटी की तरह बात करेंगे बाहर वालों से कि भैया हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, दे रहे हो नहीं दे रहे, ठीक है, हम जिस रकम पे मांग रहे हो उस रकम पे दे रहे हो नहीं दे रहे, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि एक क्या बनाना है, एक कॉमन मार्केट बनाना है पूरे के पूरे आसियान को, एंड प्रोडक्शन बेस्ड विद इन आसियान स्टेट्स एंड टू एड इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। तो इस तरीके से क्या इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट हमें अपने रीजन का करना है, ऐसा आसियान की इकोनॉमिक कमेटी का क्या कम्युनिटी का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। आगे देखो क्या बोल रहा है, द इकोनॉमिक कम्युनिटी वुड ऑल्सो लाइक टू इंप्रूव द एग्जिस्टिंग आसियान डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म टू रिजॉल्व इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स, ठीक है। अब 10 कंट्रीज है, 10 कंट्रीज के अलग अलग अपनी अपनी कंट्रीज की पॉलिसीज होगी, है ना। हो सकता है कि आसियान पूरी की पूरी टीम बनकर कुछ ऐसी पॉलिसी बना दे जो लाओस को अच्छी ना लगे, जो किसको अच्छी ना लगे, कंबोडिया को अच्छी ना लगे, जो थाईलैंड को अच्छी ना लगे, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भैया इकोनॉमिक कम्युनिटी के अंदर भी क्या होता है, कई बार डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं, लेकिन ये लोग क्या कह रहे हैं कि हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे आसियान के डिस्प्यूट है उसको क्या करेंगे, सेटल करेंगे, और हम लोग सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ बढ़ते रहेंगे, यही चीज़ बता। द इकोनॉमिक कम्युनिटी वुड ऑल्सो लाइक टू इंप्रूव द एग्जिस्टिंग आसियान डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म टू रिजॉल्व इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स, और इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स को हम लोग सॉल्व करके दिखा देंगे। आगे देखो क्या बोल रहा है ये, आगे बोल रहा है कि ASEAN has focused on creating a free trade area for investment, labor and services, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट के लिए, ट्रेड के लिए, लेबर के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या फ्री ट्रेड एरिया की बात ये लोग करते हैं। फ्री ट्रेड एरिया क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका वाले हैं, उनको इंडिया में आके कुछ इन्वेस्ट करना है, पैसा लगाना है इधर, ठीक है। तो यहाँ पे पैसा लगाने का मतलब क्या है, यहाँ पे ज़मीन खरीदनी पड़ेगी, यहाँ पे लाइसेंसेस खरीदने पड़ेंगे, यहाँ के गवर्नमेंट को टैक्स वगैरह बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग फ्री ट्रेड एरिया बना रहे हैं। फ्री ट्रेड एरिया का मतलब क्या कि भैया ये जो 10 कंट्रीज़ है ये आपस में क्या कर सकती है, ये वाली कंट्री इधर इन्वेस्ट कर सकती है, वो वाली उधर इन्वेस्ट कर सकती है, और वो क्या रहेगा, एक फ्री ट्रेड रहेगा, मतलब मिनिमम प्राइस के ऊपर हमारा सारा के सारा इन्वेस्टमेंट वगैरह सब कुछ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में फोकस किस में करना है, इकोनॉमी पे, और किस पे फोकस करना है, सोशली डेवलप होने पे, है ना, और किस पे फोकस करना है, कल्चरली डेवलप होने पे। तो इनका लास्ट में ऑब्जेक्टिव है कि हम लोगों को इकोनॉमिकली ग्रो करना है, सोशली ग्रो करना है और पॉलिटिकली ग्रो करना है, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है, आगे बोल रहा है कि द यूएस एंड चाइना हैव ऑलरेडी मूव्ड फास्ट टू निगोशिएट एफटीए विद आसियान, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि जो यूएसए है और जो चाइना है, तो यूएसए और चाइना हमेशा से क्या करना चाहते हैं, निगोशिएट करना चाहते हैं, किसके साथ आसियान कंट्रीज़ के साथ, कि भैया एफटीए जो है उसका फ़ायदा हमें भी दो, हम भी आके वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। देखो जब भी कोई बाहर की कंट्री आके इन्वेस्ट करती है ना, इससे किसको फ़ायदा होता है, उस कंट्री को जहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ठीक है। इंडिया क्यों कहता है, इंडिया क्या कहता है, मेक इन इंडिया, हम लोग इंडिया में करेंगे, इन्वेस्ट इन इंडिया, है ना। फॉरेन डायरेक्ट पॉलिसीज़ क्यों लेकर आता है इंडिया में, क्योंकि भाई बाहर वालों को हम लोग क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, भाई इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करो, है ना, बहुत बड़ा मार्केट है, तुम्हारी सारी चीज़ बिक जाएगी यहाँ पर, है ना। लोग इंडिया के पास क्यों देख रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन इतना है अपने पास, मार्केट इतनी बड़ी है, ठीक है। तो क्योंकि इन लोगों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करी थी, और इसी वजह से यूएस और चाइना जो कि बहुत बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ है, ये आसियान को देखती है एज एन इन्वेस्टमेंट मार्केट कि यहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे, है ना, मिनिमम पैसा लगेगा हमारा, इनका भी फ़ायदा हो जाएगा, अपना तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। आगे देखो
क्या कह रहा है ये बोल रहा है कि विजन 2020। अब आसियान का विजन 2020 क्या है, आसियान का विजन 2020, तो ये बोल रहा है कि आसियान विजन 2020 वाज डिफाइंड एज एन आउटवर्ड लुकिंग रोल फॉर आसियान एंड इंटरनेशनल कम्युनिटी। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, दिस बिल्ड्स ऑन द एग्जिस्टिंग आसियान पॉलिसी टू एनकरेज निगोशिएशन ओवर कन्फ्लिक्ट्स इन द रीजन। देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आसियान ने क्या दे रखा है, विजन 2020 दे रखा है। विजन 2020 में क्या बताता है कि भैया हम लोगों को क्या करना है, एज ए कम्युनिटी की तरह काम करना है और हमें आगे बढ़ता जाना है ना। और क्या बोल रहा है कि दिस बिल्ड्स ऑन एग्जिस्टिंग आसियान पॉलिसी टू एनकरेज निगोशिएशंस ओवर कन्फ्लिक्ट्स इन द रीजन। और आसियान 2020 का इनका जो पॉलिसी थी उसमें ये लोग कह रहे थे कि जितने भी हमारे इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स वगैरह है उन सबको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और ख़त्म कर देंगे। ठीक है, आगे देखो, Thus, ASEAN has mediated the end of the Cambodian conflict, the East Timor crisis, and meets annually to discuss East Asian cooperation। अब ये क्या बोल रहा है, और इसी वजह से आसियान क्या करता था, बार बार मीटिंग्स करता था और मीडिएट करता था किसमें, क्या करने के लिए, कंबोडियन कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए, और क्या ईस्ट तिमोर क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए, और एनुअली मीट करता है ईस्ट एशियन कोऑपरेशन के लिए। ठीक है, आगे बढ़ के देखते हैं और क्या है हमारे पास। आगे बोल रहा है कि नेक्स्ट आसियान खत्म हो गया। ठीक है, तो हम लोगों ने किस किस चीज़ के बारे में पढ़ा, सबसे पहले चीज़ पढ़ी हम लोगों ने यूरोपियन यूनियन के बारे में, फिर पढ़ा हम लोगों ने आसियान के बारे में। तीसरी चीज़ जो हमारे पास आ रही है वो है सार्क। और सार्क क्या है, सार्क है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क कंट्री। और सार्क में 8 कंट्रीज है, और ये 8 कंट्रीज कौन सी है, जल्दी जल्दी से देख लो। इंडिया, भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका और अफगानिस्तान। तो सार्क के बारे में क्या बता रहा है, देखो जरा जल्दी से। ये बोल रहा है कि द साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया साफ्टा इज द फ्री ट्रेड अरेंजमेंट ऑफ सार्क। तो सबसे पहली चीज बोल रहा है, जैसे फ्री ट्रेड एरिया की बात कौन करता है, फ्री ट्रेड एरिया की बात करता है कौन, जैसे फ्री ट्रेड एरिया की बात करता है कौन, क्या नाम है उसका, आसियान। फ्री ट्रेड एरिया की जैसे बात करता है कौन, आसियान। उसी तरीके से क्या, साफ्टा, ठीक है, सार्क के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करता है, सार्क के। और सार्क क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, और साफ्टा जो है ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है किसका, साउथ एशियन कंट्रीज का। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, द एग्रीमेंट केम इनटू फोर्स इन 2006। इंपॉर्टेंट पेपर में आ सकता है कि साफ्टा जो है ये कब फोर्स में आया, तो साफ्टा फोर्स में आया था कब, 2006 में। इसमें 8 कंट्रीज है, हम लोगों ने देख लिया था। और साफ्टा क्या कह रहा है, साफ्टा कह रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है कि बाहर वाले लोग आओ, इन्वेस्ट करो, ताकि हमारा भी फायदा हो, तुम्हारा भी फायदा हो। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है, आगे ये बोल रहा है कि स्पिरिट बिहाइंड साफ्टा। ठीक है, तो साफ्टा के पीछे कौन सी वर्किंग फोर्स है, साफ्टा कैसे चलता है, उसके बारे में बताया गया है। अ न्यू चैप्टर ऑफ पीस एंड कोऑपरेशन माइट इवॉल्व इन साउथ एशिया इन ऑल द कंट्रीज एंड द रीजन अलाउ, इफ द रीजन अलाउ फ्री ट्रेड अक्रॉस द बॉर्डर। अब ध्यान सुनो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर साउथ एशिया की कंडीशन चेंज करनी है, किसकी, साउथ एशिया की अगर क्या करनी है हम लोगों को, कंडीशन चेंज करनी है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहेगा कि भाई साफ्टा को एक पूरी तरीके से क्या कर लो, पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज कर लो, पूरी तरीके से फोर्स में ले आओ। इससे क्या होगा, क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट्स होंगे, क्या होंगे, क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट। और क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट्स हो भी रहे हैं। क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट का क्या फायदा होगा, इसका मतलब क्या है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री को एनिमी की तरह नहीं देख रही है। ठीक है, मतलब अफगानिस्तान वाले इंडिया में क्या करे, इन्वेस्टमेंट करे, इंडिया वाले अफगानिस्तान की क्राइसिस देख रहे, उधर जाकर क्या करे, इन्वेस्ट करे, तो अफगानिस्तान का भी डेवलपमेंट हो, इंडिया का भी डेवलपमेंट हो। तो ये क्या बोल रहा है कि साफ्टा से क्या होगा, 2006 में जो एग्रीमेंट हुआ था, इसकी वजह से कोऑपरेशन आएगा बहुत ज़्यादा, पीस मिलेगा बहुत ज़्यादा। माइट इवॉल्व इन साउथ एशिया ऑल द कंट्रीज एंड द रीजन अलाउ फ्री ट्रेड अक्रॉस द बॉर्डर। और सबके बीच में कोऑपरेशन बन जाएगा, पीस से काम चलेगा, और पूरा के पूरा साउथ एशिया जो है इकट्ठा डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा अगर साफ्टा पूरी तरीके से लागू होता है तो ये बोल रहा है, ये इसके पीछे की कहानी है। द एग्रीमेंट वॉज साइंड इन 2004 एंड केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 जनवरी 2006। तो ये बोल रहा है कि साफ्टा का एग्रीमेंट कब साइन हुआ था, तो साफ्टा का एग्रीमेंट साइन हुआ था कब, 2004 में। लेकिन फोर्स में कब आया, ये स्टार्ट कब हुआ साफ्टा, तो साफ्टा स्टार्ट हुआ है 1 जनवरी 2006 से। आगे देखते हैं जल्दी से। एम ऑफ साफ्टा, साफ्टा का एम क्या है, तो कह रहा है कि साफ्टा एम्स एट लोअरिंग द ट्रेड टैरिफ
टू 20% बाय 2007। ठीक है, तो साफ्टा का एम क्या था? ट्रेड टैरिफ क्या होता है पहले ये समझो। ट्रेड टैरिफ जब भी हम लोग क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये है इंडिया, ठीक है, ये है मान लो क्या चाइना, तो चाइना वाला बंदा जब भी क्या करेगा, इंडिया पे इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, अब मान लो कि ये वाला मार्कर इंडिया में कितने का बिक रहा है, ये वाला मार्कर इंडिया में बिक रहा है 20 रुपये का। चाइना वालों ने देखा कि भैया ये वाला मार्कर जो है इंडिया वाला 20 का बेच रहा है, मैं अगर कम पैसों का बेचूं तो मेरे पास ज़्यादा फ़ायदा होगा। चाइना वालों ने ये सेम मार्कर बना दिया 5 रुपये का। कितने रुपये का? 5 रुपये का। इंक कितनी है? सेम उतनी। कौन सी क्वालिटी? सेम क्वालिटी। मटेरियल सेम क्वालिटी। निप सेम क्वालिटी। कैप सेम क्वालिटी। तो चाइना ने क्या कर दिया, चाइना ने 5 रुपये का सेम मार्कर बना दिया मान लो। ठीक है, अब सीन क्या है, चाइना हमारी मार्केट में आया और चाइना ने अपना मार्कर बेचना स्टार्ट कर दिया 5 रुपये का। अब इंडिया वाले बंदे कौन सा खरीदेंगे? अपना पेन खरीदेंगे या चाइना का? ऑफकोर्स चाइना का खरीदेंगे। हर बंदा क्या सोचता है, पैसा बच जाए, 15 रुपये का बर्गर खा लूंगा। अरे हाँ कि ना। तो अब सीन क्या है, अब सीन यहाँ पर ये है कि यहाँ पर बॉर्डर में अपन इसको चाइना वालों को रोक लेते हैं और अपन कहते हैं कि भैया बात सुन ले, अगर तुझे हमारे कंट्री में, हमारे मार्केट में क्या करना है, कोई चीज़ बेचनी है आकर, ठीक है, तो तुझे देना पड़ेगा टैरिफ। क्या देना पड़ेगा? टैरिफ। या क्या देना पड़ेगा? टैरिफ, या क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी। लोग पूछते हैं मतलब क्या भैया कस्टम ड्यूटी का या टैरिफ का? तो ये बोल रहा है कि कस्टम ड्यूटी या टैरिफ का मतलब है कि तुझे अगर हमारे कंट्री में कुछ पैसा बेचना है तो तुझे देना पड़ेगा टैक्स। कह रहा भैया कितना टैक्स? हमने कहा 15 रुपये। कह रहा भैया 5 रुपये की चीज़ पे 15 रुपये? कह रहा भैया हमारे ऐसे ही चलता है। तो कहता है ठीक है। तो अब सीन क्या हुआ, चाइना का मार्कर कितने का बिका? 15 रुपये ऐड कर दो इसमें, 20 रुपये का। अब लेवल प्लेइंग फील्ड हो गया है ना, दोनों बराबर हो गए। तो अब इंडिया वाले क्या करेंगे, इंडिया वाले देखेंगे इंडिया का मार्कर भी 20 रुपये का, चाइना का मार्कर भी 20 रुपये का, लेकिन चाइना की चीज़ें चलती नहीं है, दिमाग में साइकोलॉजी बैठी है। लोग क्या करेंगे, इंडिया वाला खरीदेंगे, या फिर देखेंगे मेड इन इंडिया मेड इन चाइना, क्या करेंगे, मेड इन इंडिया वाला खरीदेंगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? क्यों? पैसा दोनों में नहीं बच रहा, 20 रुपये जाने ही जाने। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं टैरिफ। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि आसियान वाले सार्क वाले जो लोग हैं, या साफ्टा जो है, इसका एम क्या है? साफ्टा का एम है क्या? साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का एम है क्या कि हम लोगों को ट्रेड टैरिफ को 20% कम कर देना है 2007 तक। इसका ये क्या था? इसका ये एम था। आगे बढ़े थोड़ा सा, आगे देखते क्या है। आगे ये कह रहा है कि सम ऑफ आवर नेबर्स फियर दैट साफ्टा कैन इवेड देयर मार्केट्स एंड इन्फ्लुएंस देयर सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स थ्रू इंडियाज कमर्शियल प्रेजेंस इन देयर सोसाइटी। अब देखो सार्क कंट्रीज हम लोगों ने देखी कौन सी है। तो सार्क कंट्रीज में है कौन सा? देखो एक तो इंडिया है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है ना, और कौन सी कंट्री है हमारे पास? पाकिस्तान के अलावा हमारे पास है कौन सा? भूटान, बांग्लादेश है क्या? और कौन सा है हमारे पास? हमारे पास और है नेपाल, हाँ कि ना, 1 2 3 4 5 6। और कौन सी है हमारे पास कंट्री? मालदीव्स, ठीक है, 7। और कौन सी है? एक और कंट्री है कोई, ठीक है, अफगानिस्तान। अब देखो ध्यान से, इन सब में सबसे तगड़ा बंदा कौन है? ऑफकोर्स इंडिया है। साइज में तगड़ा, इकोनॉमी में तगड़ा, हर चीज़ में क्या है? सबसे ज़्यादा तगड़ा है। तो लोग ये जो बाकी छोटी छोटी कंट्रीज है, इन सब का दिमाग क्या चल रहा है? इन सब का दिमाग चल रहा है कि अगर हम लोगों ने साफ्टा को लागू कर दिया, साफ्टा का मतलब क्या? साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और इंडिया वालों को बोला कि भैया तुम अपनी चीज़ें हमारे यहाँ पे बेचो, ठीक है, तो हमारे वाले लोग तो वही खरीदेंगे क्योंकि इंडिया की चीज़ें बढ़िया होती है। प्लस इंडिया वाले के पास चीप लेबर है। चीप लेबर का मतलब क्या? सस्ते में बिकेगी इनकी चीज़ें। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? महंगी चीज़ें नहीं होगी, और 20% कम टैक्स पे बिकेगी, क्योंकि साफ्टा ये तो कह रहा है 20% कम टैक्स दे देना, टैरिफ, हाँ कि ना। तो इन सब का ये सोचना है, इन सब का सोचना है कि अगर इंडिया को अपन ने साफ्टा दे दिया तो ये क्या करेगा? ये हमारे मार्केट में इन्वेजन करेगा, इवेड कर देगा, और इसकी चीज़ें बिकेगी, हमारी मार्केट गिर जाएगी, जीडीपी किसका बढ़ेगा? इंडिया का बढ़ेगा, और हम लोगों का जीडीपी नहीं बढ़ेगा। ऐसा बाकी कंट्रीज का सोचना है। आगे देखो क्या बोल रहा है, सम थिंक दैट साफ्टा इज नॉट वर्थ सिंस इंडिया ऑलरेडी हैज बायलैटरल एग्रीमेंट्स विद भूटान, नेपाल एंड श्रीलंका। अब कई लोग क्या कह रहे हैं, कई लोग बोल रहे हैं कि भाई साफ्टा जो है वो कभी काम करेगा ही नहीं। क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि इंडिया जो है वो ऑलरेडी 2-3 कंट्रीज के साथ क्या कर रहा है, ऑलरेडी अपना ट्रेड एग्रीमेंट अलग से चला रहा है। कौन सी कंट्रीज के साथ? तो भूटान के साथ अलग ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा है अपना, नेपाल के साथ अलग ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा है, श्रीलंका के साथ अलग ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा है। इस वजह से बाकी लोग कह रहे हैं कि भैया क्या इंडिया का जो ये
साफ्टा वाला चक्कर है ना, मतलब सार्क का जो साफ्टा वाला चक्कर है ये कभी चल नहीं सकता। आगे देखो, आगे बोल रहा है किसके बारे में, ब्रिक्स के बारे में। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया यूरोपियन यूनियन, आसियान, उसके बाद क्या पढ़ा, सार्क, अब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ब्रिक्स। ब्रिक्स, अब ब्रिक्स भी क्या है, पहले ये ब्रिक था, ब्रिक्स नहीं था पहले ये। ठीक है, तो पहले जब ये बना तो ये सिर्फ और सिर्फ ब्रिक था। कौन सा, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, और उसके बाद में आके जुड़ेगा कौन, साउथ अफ्रीका। देखो इधर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका मिलकर बनाता है ब्रिक्स। ये बोल रहा है क्या, ब्रिक्स वाज फाउंडेड इन 2006 इन रशिया। तो कहाँ पर फाउंड हुआ था, रशिया में फाउंड हुआ था। कब फाउंड हुआ था, 2006 में। इंक्लूजन ऑफ साउथ अफ्रीका इन ब्रिक्स इन 2009। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, पहले ये था क्या, पहले ये सिर्फ और सिर्फ ब्रिक था, ब्रिक। ठीक है, और कब बना था, 2006 में, 2006 में। और कहाँ बना था ये बना था कहाँ पर, रशिया में। लेकिन 2009 में इसमें एक और कंट्री आकर जुड़ जाता है जिसका नाम है साउथ अफ्रीका, और ये ब्रिक्स से बन जाता है ब्रिक्स। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्टिव क्या है ब्रिक्स का, प्राइमरली टू कॉर्पोरेट एंड डिस्ट्रीब्यूट म्यूचुअल इकोनॉमिक बेनिफिट्स। ठीक है, अब देखो ये जो 5 कंट्रीज है, कौन सी हम लोगों ने देखा ब्रिक्स में, ब्राजील, दूसरा कौन सा है, इंडिया, रशिया, और कौन सा है, इंडिया, फिर कौन सा है, कौन सा था और, अरे बोलो भैया, नहीं बताओगे, चाइना, और कौन सा, साउथ अफ्रीका, BRICS, साउथ अफ्रीका। अब ये पांचों के 5 जो कंट्रीज है, पांचों के 5 कंट्रीज, ये सारे के सारे इमर्जिंग इकोनॉमी है। मतलब कि दुनिया में इनके बारे में बोला जा रहा है कि आगे जाके ये लोग कब्जा कर लेंगे दुनिया की इकोनॉमी पे। क्यों, क्योंकि भाई सबके पास मैन पावर है, सबके पास पॉपुलेशन अच्छी खासी है, सबके पास रिसोर्सेज अच्छे खासे। तो इन सब लोगों ने क्या कर दिया, इन सब लोगों ने बोला कि जब हम लोग सारे के सारे तगड़े हैं तो हम लोग मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं जिसका नाम ब्रिक्स है। आगे ना, आगे क्या बोल रहा है, देखो ये इसको बनाया क्यों गया, इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए। तो जितने भी हम लोगों ने अभी तक ऑर्गेनाइजेशन पढ़े, ज़्यादातर सब लोगों का कहना एक ही है कि भैया हम लोगों को इकोनॉमिकली क्या होना है, इकोनॉमिकली स्ट्रांग होता जाना है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल पॉलिसीज ऑफ ईच नेशन एंड द म्यूचुअल इक्वालिटी। ठीक है, एक दूसरे को क्या करनी है, रिस्पेक्ट करनी है ना। तो ये सारे के सारे कंट्रीज क्या बोल रहे हैं कि भाई देखो कोई किसी से कम नहीं है हम में से, सारे के सारे क्या करेंगे, एक दूसरे को करेंगे रिस्पेक्ट, सारे के सारे एक दूसरे के इंटरनल पॉलिसीज में, इंटरनल मैटर्स में नहीं घुसेंगे। ठीक है, और यही इसका ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्टिव में इसके 2 चीज़ें, क्या, एक इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना है, और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, दूसरा ऑब्जेक्टिव है नॉन इंटरफेरेंस का। ठीक है, आगे देखिए क्या है हमारे पास, आगे देखो, द 11th कॉन्फ्रेंस ऑफ द ब्रिक्स कंक्लूडेड इन ब्राजील इन 2019 चेयर्ड द ब्राजीलियन प्रेसिडेंट जेयर बोल्सोनारो। तो ये क्या बोल रहा है कि 11th कॉन्फ्रेंस हुआ था, किसका, ब्रिक्स का। कॉन्फ्रेंस मतलब सबमिट हुई थी। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि 11th कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई है ब्रिक्स की, तो 11th कॉन्फ्रेंस ब्रिक्स की हुई है 2019 में, कहाँ पर, ब्राजील में। और ब्राजील का प्रेसिडेंट जेयर बोल्सोनारो क्या था, जेयर बोल्सोनारो यहाँ पर क्या था, एज अ चेयर बैठा था। ठीक है, एज अ हेड बैठा था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में MCQ में या 1 नंबर में आ सकता है। अब आते हैं हम लोग कंट्रीज के बारे में। तो 2-3 कंट्रीज पढ़नी है हमें, एक पढ़ना है हमें चाइना के बारे में, एक पढ़ना है इंडिया के बारे में, एक पढ़ना है हमें इजराइल के बारे में। और ये नए सेंटर्स ऑफ पावर कैसे बनते जा रहे हैं उसके बारे में देखना है। इसके बारे में मैंने एडिशनल टॉपिक डाल रखा है, तो वो भी देख लेंगे अपन। तो चाइना के बारे में देखो पहले, ये क्या बोल रहा है, चाइनाज इकोनॉमिक सक्सेस सिंस 1978 हैज बीन लिंक्ड टू इट्स राइज एज अ ग्रेट पावर। तो बोल रहा है कि चाइना, देखो चाइना की आइडियोलॉजी क्या है, चाइना की आइडियोलॉजी है कम्युनिज्म की, कम्युनिस्ट है ना, मतलब ये कैपिटलिज्म में बिलीव नहीं करता। लेकिन चाइना ने 1978 के बाद क्या कर दिया, चाइना ने अपनी पॉलिसी को चेंज कर दिया। कौन सी पॉलिसी को, आइडियोलॉजी को चेंज करा क्या, नहीं, इकोनॉमिक पॉलिसी को चेंज करा और बोला कि हम लोग इकोनॉमिक पॉलिसी में तो बन रहे हैं कैपिटलिस्ट, लेकिन हमारी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी रहेगी वो हमेशा कम्युनिस्ट रहेगी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। इसी वजह से क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है कि चाइना की जो इकोनॉमिक सक्सेस है कब से, 1978 के बाद से, वो किससे लिंक करी जाती है, टू इट्स राइज एज अ ग्रेट पावर। और इसी वजह से जो इसने आइडियोलॉजी अपनी इकोनॉमिकली बदली है, इसी वजह से ये क्या बनता जा रहा है, एक ग्रेट पावर बनता जा रहा है। आगे देखो, इट्स इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इनटू द रीजन मेक्स इट द ड्राइवर ऑफ द ईस्ट एशियन ग्रोथ, देयरबाय गिविंग इट इनॉर्मस इन्फ्लुएंस इन द रीजनल अफेयर्स। अब देखो क्या बोल रहा है, इसका जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है इनटू द रीजन,
इकोनॉमिक इंटीग्रेशन मतलब, अब चाइना को देखो, चाइना, इंडिया कितना ही चाइना से लड़ाई कर ले, ठीक है, लेकिन इंडिया सबसे ज़्यादा ट्रेड किससे करता है? चाइना से। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है चाइना हर चीज़ का, ठीक है। पाकिस्तान के साथ तो इसके रिलेशन अच्छे है ही, ठीक है। अगर इसके देखे जाए बांग्लादेश के साथ रिलेशन बहुत बढ़िया है। श्रीलंका को सबसे ज़्यादा लोन कौन देता है? यही देता है। तो ये बोल रहा है कि जो इसने इकोनॉमिक पॉलिसीज़ अपनी चेंज करी है वही इसको बनाता है क्या? साउथ एशिया का इकोनॉमी का ड्राइवर। इसका फ़ायदा होता रहेगा तो पूरा के पूरा साउथ एशिया का फ़ायदा होता रहेगा, ठीक है। इसका नुकसान हुआ तो बाकी सबका भी नुकसान होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब पूरी की पूरी इकोनॉमी सारे के सारे नेशंस की डिपेंड करती है लास्ट में किस पे? चाइना पे, क्योंकि चाइना के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। यही बोल रहा है ये। इट्स इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इनटू द रीजन, है ना। इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस अगर लिखते तो ज़्यादा बढ़िया रहता। मेक्स इट द ड्राइवर ऑफ द ईस्ट एशियन ग्रोथ। तो ईस्ट एशियन ग्रोथ का इसको क्या बनाता है? ड्राइवर बनाता है। देयर बाय गिविंग इट इनॉर्मस इन्फ्लुएंस इन द रीजनल अफेयर्स, और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। इसी वजह से चाइना क्या करता है? डरता नहीं है। समझ में आया नहीं है? इंडिया पे भी अटैक कर देता है ना। देखते हैं हम लोग, झड़पें होती रहती है, स्कर्मिशेस होते रहते हैं। या फिर फिलीपींस को तंग करके रखता है, ताइवान को तंग करके रखता है। सबसे ज़्यादा हर बंदे को तंग करने वाला पूरे दुनिया में कंट्री कौन सा है? तो चाइना है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, आगे क्या बोल रहा है देखो चाइना के बारे में। द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स इकोनॉमी टुगेदर विद अदर फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन, लैंड, mass resources, regional location and political influence adds to its power in the significant ways। और ये बोल रहा है कि इसके स्ट्रेंथ का राज क्या है? तो बोल रहा है कि इसके स्ट्रेंथ का राज सबसे पहला है इसका जोग्राफिकल लोकेशन। क्यों? सेंट्रल एशिया में पड़ता है। सेंट्रल एशिया मतलब एशिया में पड़ता है, लेकिन देखो दो सुपर पावर के बीच में, इंडिया और रशिया के बीच में पड़ता है एक तो, प्लस स्पेसिफिक ओशन जो है इसके पास ही है, प्लस आजू बाजू के जो छोटे छोटे कंट्रीज है वो सारी की सारी छोटी छोटी कंट्रीज है जिनके ऊपर इन्फ्लुएंस शो कर सकता है। प्लस क्या बोल रहा है? पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ज़मीन बहुत ज़्यादा, इंडिया से बहुत ज़्यादा ज़मीन है इसके पास। मास रिसोर्सेज, रिसोर्सेज क्या है? बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज, मतलब हर चीज़ का प्रोडक्शन है इसके पास। आगे क्या बोल रहा है? रीजनल लोकेशन, लोकेशन इसकी बहुत बढ़िया है, और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इसकी पावर और भी ज़्यादा बढ़ा देता है, ठीक है। आगे देखो क्या बोल रहा है, आगे देखो क्या बोल रहा है। इट इज प्रोजेक्टेड टू ओवरटेक द यूएस एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2040, और ऐसा बोला जा रहा है कि 2040 तक, वैसे 2022 में कर चुका है ये ऐसा, ठीक है, कि इसकी इकोनॉमी किससे ज़्यादा हो गई थी? यूएसए से ज़्यादा हो गई थी, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि 2040 तक ऐसा बोला जा रहा है कि यूएसए को बहुत ज़्यादा ओवरटेक कर देगा, और यूएसए से ज़्यादा अच्छी इकोनॉमी हो जाएगी किसकी? चाइना की, ठीक है। आगे देखो क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि चाइनाज इकोनॉमिक पॉलिसी प्रायर टू 1970, तो 1970 से पहले चाइना की इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी थी? आफ्टर द इंसेप्शन ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इन 1949, द इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिस्ट चाइना चोज टू स्टार्ट इट्स लिंक विद कैपिटलिस्ट वर्ल्ड, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि चाइना कंप्लीटली इंडिपेंडेंट कब हुआ है? तो चाइना इंडिपेंडेंट हुआ है 1949 में, ये तो हमें पता ही है ना। चाइनीज रिवॉल्यूशन हुआ था 1949, चाइनीज़ रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर पेपर में आ जाए कि चाइनीज़ रिवॉल्यूशन कब हुआ था? 1949 में हुआ था। तो 1949 में जब ये आज़ाद हुआ तो इसने क्या कहा? इसने कहा कि भाई मुझे क्या करना है? कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के साथ भी बना के रखनी है। कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के साथ मतलब किसके साथ? वेस्ट के साथ भी बना के रखनी है। और यही चीज़, इसी चीज़ ने क्या कर दिया? इसी चीज़ ने इसको बाकी जो कम्युनिस्ट कंट्रीज थी उससे काफ़ी ज़्यादा आगे निकाल दिया। मतलब क्या? रशिया को देख लो तुम, है ना। 1991 तक कम्युनिज्म को क्या करता रहेगा? फॉलो करता रहेगा, सोशलिज्म को फॉलो करता रहेगा। इसी तरीके से कौन? इंडिया 1991 तक क्या करेगा? इंडिया भी सोशलिज्म को फॉलो करता रहेगा। कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी जल्दी अपनाएगा नहीं। ये कम्युनिस्ट होने के बावजूद क्या करता है? बड़ी जल्दी कैपिटलिज्म को अपना लेता है। देखो इधर क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि आफ्टर द इंसेप्शन ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इन 1949। अच्छा, एक और चीज़ देखो, दो है हमारे पास, एक है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और एक है रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना हम लोग कहते हैं चाइना को, और रिपब्लिक ऑफ चाइना हम लोग कहते हैं किसको? ताइवान को, ठीक है। तो ताइवान भी क्या है? चाइना का ही पार्ट है, ठीक है, लेकिन पार्टीज में बढ़ गया था। मतलब ताइवान में नेशनलिस्ट पार्टी बन गई थी, मतलब नेशनलिस्ट पार्टी का दबदबा था, ठीक है। और बाकी पूरे के पूरे चाइना में किसका था? कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था,
ठीक है। तो कम्युनिस्ट पार्टी ने जब चाइनीज रिवॉल्यूशन करा तो इन लोगों को भगा दिया था और इन लोगों के पास सिर्फ एक छोटी सी जगह बच गई जिसका नाम है ताइवान। तो ताइवान वाले कहते हैं कि हम असली चाइनीज है, चाइना वाले कहते हैं कि हम असली चाइनीज है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो इन दोनों में ये वाला चक्कर चलता रहता है। आगे देखो क्या बोल रहा है ये, आगे देखो क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि चाइना चूज टू स्टार्ट इट्स लिंक विद द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड, और चाइना ने कहा कि भाई कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के साथ मुझे क्या करना है, अपने संबंध अच्छे बना के रखने हैं। आगे देखो क्या बोल रहा है। इट हैड लिटिल चॉइस बट टू फॉल बैक ऑन इट्स ओन रिसोर्सेज एंड फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑन सोवियत एड एंड एडवाइस। तो ये क्या बोल रहा है कि इसके पास ज़्यादा चॉइस नहीं थी जब ये नया नया आज़ाद हुआ था 1949 में, ठीक है। और इसने क्या करा, इसने किसकी एडवाइस पे चलने लग गया था ये, तो ये सोवियत यूनियन के मतलब यूएसएसआर के आइडियोलॉजी पे चलने लग गया था और यूएसएसआर की बात एडवाइस वगैरह मानता था। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 1945 के बाद सिर्फ दो ही क्या थे ऐसे स्टेट्स थे, दो ही ऐसे नेशंस थे जो क्या कर रहे थे, जो सुपर पावर थे, ठीक है। तो आइडियोलॉजी चाइना की किससे मैच कर रही थी, रशिया से या यूएसएसआर से, तो उनकी बात मानेगा, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो। The model was to create a state-owned heavy industries sector from the capital accumulated from agriculture। तो इन लोगों ने पहले क्या करा, इन लोगों ने वही चीज़ करी जो इंडिया भी करेगा। क्या? ये लोग पहले सोचेंगे कि हम लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर से पैसा इकट्ठा करेंगे और हैवी इंडस्ट्रीज डाल देंगे, और हैवी इंडस्ट्रीज की वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज चलने लग जाएगी, और हैवी इंडस्ट्रीज से फ़ायदा क्या होगा, हैवी इंडस्ट्रीज से फ़ायदा ये होगा कि हमारी इकोनॉमी ग्रोथ करेगी। तो चाइना जब आज़ाद हुआ तो चाइना ने सबसे पहले क्या करा, चाइना ने सबसे पहले ये चीज़ करनी स्टार्ट कर दी। तो ये बोल रहा है कि द मॉडल वॉज टू क्रिएट अ स्टेट ओन्ड हैवी इंडस्ट्री, है ना, एक ऐसा स्टेट बनाना, एक ऐसी कंट्री बनाना जिसमें स्टेट ओन्ड हैवी इंडस्ट्रीज हो। स्टेट ओन्ड मतलब गवर्नमेंट के हाथ में हैवी इंडस्ट्रीज रहे सारी की सारी। फ्रॉम द कैपिटल एक्यूमुलेटेड फ्रॉम एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर करना है, एग्रीकल्चर से पैसा इकट्ठा करना है, और हैवी इंडस्ट्रीज बनाएगी गवर्नमेंट। हैवी इंडस्ट्रीज का मतलब क्या, न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएगी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल प्लांट्स बनाएगी, और क्या, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स बनाएगी, और क्या, रेलवेज बनाएगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें कौन बनाएगी, सब कुछ गवर्नमेंट करेगी, ऐसा इनका प्लान था। एग्रीकल्चर से पैसा आएगा और एग्रीकल्चर का पैसा हम लोग इकट्ठा करेंगे और हैवी इंडस्ट्रीज डालेंगे, और वो सारी की सारी हैवी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट की रहेगी। आगे देखो क्या बोल रहा है चाइना के बारे में। As it was short of foreign exchange that it needed in order to buy technology and goods on the world market, China decided to substitute imports by domestic goods। अब ध्यान सुनो क्या बोल रहा है कि इसके पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं था। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब अभी तो कंट्री आज़ाद हुआ है 1949 में, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब इसके पास डॉलर नहीं है, क्या करने के लिए, चीज़ें खरीदने के लिए। इन ऑर्डर टू बाय टेक्नोलॉजी, बाहर से टेक्नोलॉजी। क्यों? क्यों भाई, अभी तो आज़ाद हुआ है ना, अभी तो स्किल नहीं है लोगों के पास, अभी तो लोगों के पास क्या नहीं है, पावर नहीं है, पैसा नहीं है, पॉवर्टी है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि जब चाइना नया नया आज़ाद हुआ था तो इसके पास डॉलर्स नहीं थे इंटरनेशनल मार्केट से गुड्स खरीदने के भी और टेक्नोलॉजी खरीदने की भी। तो चाइना ने डिसाइड करा कि हम लोग क्या करेंगे, चीज़ों को बाहर से मंगवाएंगे और हमारी जो डोमेस्टिक गुड्स है उसके बदले में बाहर से मंगवाएंगे। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, देखो क्या बोल रहा है आगे। बेनिफिट्स, इसके फायदे क्या क्या हुए। तो ये बोला कि दिस मॉडल अलाउड चाइना टू यूज इट्स रिसोर्सेज टू एस्टेब्लिश द फाउंडेशंस ऑफ एन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी ऑन अ स्केल दैट डिड नॉट एग्जिस्टेड बिफोर। तो ये क्या बोल रहा है, इससे चाइना को फायदा क्या हुआ, इससे चाइना को फायदा ये हुआ कि चाइना के पास बाहर से टेक्नोलॉजी आती गई, ठीक है, और इसकी चीज़ें बाहर बिकती चलेगी। तो इसके बाद जो वो प्रॉब्लम थी ना किसकी, फॉरेन एक्सचेंज की, डॉलर्स की, ठीक है, वो भी सॉल्व होती गई, प्लस इकोनॉमिकली ये स्ट्रांग भी होता चला गया और एक हैवी इंडस्ट्रीज का स्टेट भी बन गया, ठीक है। आगे देखो, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल वेलफेयर वॉज एश्योर्ड टू ऑल सिटीजन्स, ठीक है। अब देखो कम्युनिज्म है तो आइडियोलॉजी तो कम्युनिज्म की चलेगी, और कम्युनिज्म में यही होता है क्या, स्टेट देखता है हेल्थ को, स्टेट देखता है किसको, वेलफेयर को, लोगों के, स्टेट देखता है कि रिसोर्सेज सबको बराबर बटे। तो ये क्या बोल रहा है कि एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल वेलफेयर वॉज एश्योर्ड टू ऑल सिटीजन, सारे के सारे सिटीजन्स को बोल दिया कि भाई तुम्हारा सोशल वेलफेयर करेंगे हम, तुम्हारी हेल्थ के बारे में देखेंगे हम, तुम्हारे क्या एम्प्लॉयमेंट के बारे में, कामकाज के बारे में, रोजगार के बारे में देखेंगे हम, ठीक है, और सोशल वेलफेयर हम लोग करेंगे, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। तो लोगों को भी कॉन्फिडेंस हो गया था इनके गवर्नमेंट पे। चाइना मूव्ड अहेड ऑफ मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज इन एजुकेटिंग इट्स सिटीजन्स एंड इंश्योरिंग बेटर हेल्थ फॉर देम। और बाकी देखो, अब 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ, हमारे बाद 1949 में चाइना आज़ाद हुआ है, लेकिन चाइना का लेवल देखो आज कहाँ है, इंडिया का लेवल देखो कहाँ है ना। मतलब क्या, पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहा, पॉपुलेशन तो में तो अपन निकल गए आगे, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ किस में, डेवलपमेंट में, इकोनॉमी में, ठीक है, सोसाइटी में, और किस में, स्पेस में, हर चीज़ में चाइना जो है अपने से क्या कर रहा है, आगे निकल रहा है, ठीक है। क्यों आगे निकल रहा है, क्योंकि चाइना ने
बहुत ज़्यादा ध्यान दिया किस चीज़ में, अपने कंट्री को एजुकेट करवाने में। इंडिया ने नहीं दिया क्या, इंडिया ने भी दिया, लेकिन उतना नहीं कर पाया जितना चाइना कर पाया, जबकि चाइना की पॉपुलेशन इंडिया से ज़्यादा थी। दूसरा, हेल्थ के ऊपर बहुत ध्यान दिया, है ना, क्यों, कि बेटर द हेल्थ बेटर द डेवलपमेंट, ये कहना था चाइना वालों का। आगे देखो, द इकोनॉमी ऑल्सो ग्रीव एट अ रिस्पेक्टेबल रेट ऑफ 5 to 6%। तो हर साल इनको इसकी इकोनॉमी जो थी चाइना की, वो क्या करती थी, 5 to 6% हर साल इंक्रीज करती जाती थी, और इसी वजह से इसका ग्राफ जो है ऊपर की तरफ चला गया। आई क्या बोल रहा है, बट एनुअल ग्रोथ ऑफ 2 to 3% in population meant that economic growth was insufficient to meet the needs of a growing population। अब ये क्या बोल रहा है, एक तरफ तो इसकी जो इकोनॉमी है, एक तरफ इसकी इकोनॉमी जो है वो क्या कर रही है, 5 से 6% हर साल बढ़ रही है, 5 से 6% हर साल बढ़ रही है, और दूसरी तरफ इसकी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, और पॉपुलेशन भी कितनी बढ़ रही है, देखो कितना बढ़ रही है। ये बोल रहा है कि बट एनुअल ग्रोथ ऑफ 2 to 3%, पॉपुलेशन 2 से 3% बढ़ रही है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब इसने ये देख लिया कि भाई इकोनॉमी तो हमारी बहुत बढ़िया जा रही है, लेकिन पॉपुलेशन क्योंकि बढ़ रही है, इस वजह से इकोनॉमी को और ज़्यादा तेज़ ग्रो होने की ज़रूरत है, या पॉपुलेशन पर रोक लगाना ज़रूर है, पॉपुलेशन में रोक लगाने की ज़रूरत है, वरना तो डेवलपमेंट तो रह गया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, देखते चाइना अब क्या करेगा। आगे देखो, ये बोल रहा है क्या, ड्रॉबैक्स क्या क्या है। An annual growth of 2 to 3% in population meant that growth was insufficient to meet the needs of growing people। अब ये बोल रहा है कि क्योंकि 2 से 3% पॉपुलेशन हर साल बढ़ रही है, इसका मतलब लोगों की जो ज़रूरत है उसको क्या नहीं कर पाएंगे, उसको उनकी नीड्स को पूरा नहीं कर पाएंगे, और पॉपुलेशन ग्रोथ को जब तक रोकेंगे नहीं तब तक अपन डेवलप नहीं हो पाएंगे, ऐसा चाइना ने सोचा। तो इसके मॉडल का ये क्या था, ये क्या था, एक ड्रॉबैक था, एक लिमिटेशन था। ठीक है, आगे देखो, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वाज नॉट सफिशिएंट टू जनरेट अ सरप्लस ऑफ इंडस्ट्री। अब ये क्या बोल रहा है कि अब देखो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो पॉपुलेशन जब बढ़ेगी और इकोनॉमी भी बढ़ रही है लेकिन पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, और जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पॉपुलेशन खाना भी तो खाएगी। ठीक है, तो एग्रीकल्चर से उतना प्रोडक्शन नहीं आ रहा है इनको, एग्रीकल्चर से उतना प्रोडक्शन नहीं आ रहा है जितने में क्या कर सके, ये एग्रीकल्चर से उतना प्रोडक्शन नहीं आ रहा है जितने में ये लोग क्या कर सके, इनको अपने पूरे की पूरी पॉपुलेशन को खाना भी खिलाए, प्लस इंडस्ट्रीज वगैरह को डेवलप भी कर सके। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी चाइना वालों को 1970 तक। आगे देखो क्या बोल रहा है, इट्स प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्री वॉज नॉट ग्रोइंग फास्ट इनफ, इंटरनेशनल ट्रेड वॉज मिनिमम एंड पर कैपिटा इनकम वॉज वेरी लो। तो इसी वजह से क्या हो गया, 1970 आते आते इनका क्या हो गया था, इनकी जो प्रोडक्शन है, इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन इतना ज़्यादा नहीं था, फास्ट नहीं हो रहा था इंडस्ट्री का प्रोडक्शन, इंटरनेशनल ट्रेड ज़्यादा कर नहीं पा रहे थे। क्यों, क्योंकि पहले लोगों को खिलाएंगे या बाहर भेजेंगे चीज़ें। ठीक है, तो इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर पा रहे, और क्या, पर कैपिटा इनकम भी गिर गई। पर कैपिटा इनकम क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग क्लास में 100 जने हैं, ठीक है, और हम सारे के सारे एक महीने में 100 रुपये कमा रहे हैं या एक साल में 100 रुपये कमा रहे हैं, तो हर बंदे ने कितना पैसा कमाया, 1 रुपया, हाँ कि ना, इसको कहते हैं पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो इनकी पर कैपिटा इनकम भी क्या थी, बहुत ज़्यादा लो थी। इसका मतलब डेवलपमेंट वगैरह नहीं हो रहा था चाइना में। ठीक है, ऊपर से 1962 में वॉर भी हो जाएगी इंडिया के साथ। ठीक है, अब ध्यान सुनो क्या हो रहा है, अब चाइना लेकर आ रहा है 1970 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। क्या लेकर आ रहा है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आ रहा है। कब, 1970 में। देखो जल्दी क्या ये बोल रहा है कि द चाइनीज लीडरशिप टुक मेजर पॉलिसी डिसीजंस इन 1970। अब ये लोग क्या करेंगे, ये लोग अपनी इकोनॉमी की आइडियोलॉजी कैपिटलिज्म की तरह करेंगे। कैसे करेंगे, देखो, द चाइनीज लीडरशिप टुक मेजर पॉलिसी डिसीजंस इन 1970। चाइना ended its political and economic isolation with its establishment of relations with the United States in 1972। अब चाइना ने कहा कि भैया ये ईस्ट वेस्ट खेलना बंद करो। क्या कहा इसने, ये रहा चाइना। ठीक है, चाइना ने कहा कि भैया ये जो चल रहा है ना, ये यूएसएसआर है इधर, ठीक है, ये यहाँ पे यूएसए है, ठीक है, इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा है। 1970 है ना, मतलब कोल्ड वॉर चल रहा है अभी। ठीक है, और हम लोग इसके साइड है। ठीक है, अब ये साइड निभाने के चक्कर में इससे हम लोग क्या दोस्ती नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब तक दोस्ती नहीं करेंगे तब तक हमारी चीज़ें ये लोग खरीदेंगे नहीं। अरे हाँ कि ना। ठीक है, तो चाइना ने कहा कि भैया तुम लोग आपस में लड़ते रहो। ठीक है, मुझे जिससे दोस्ती करनी है मैं तो करूँगा, जिससे दुश्मनी करनी है मैं करूँगा, मुझे सबसे पहले डेवलपमेंट करना है अपनी कंट्री का। तो 1972 में क्या करता है, चाइना और यूएसए आपस में करते हैं क्या, यूएसए और चाइना आपस में क्या करते हैं, आपस में दोनों के दोनों हाथ मिलाते हैं और क्या करते हैं, अपने रिलेशंस को एस्टेब्लिश करते हैं। समझ में आया नहीं आया, पक्की बात है क्या, आगे बढ़ेगा थोड़ा सा, देखो आगे क्या बता रहा है।
प्रीमियर ज़ोउ एनलाई proposed the four modernizations: agriculture, industry, science and technology and military in 1973. अब ज़ोउ एनलाई जो था, जो इनका प्रीमियर था, उस टाइम पीरियड में प्रेसिडेंट नहीं बनता था, प्रीमियर बनता था। तो प्रीमियर, इनका जो प्रीमियर था ज़ोउ एनलाई, तो ज़ोउ एनलाई क्या कह रहा है? ज़ोउ एनलाई कह रहा है कि भाई हम लोग क्या करेंगे, 4 चीज़ों में मॉडर्नाइजेशन लाएंगे, 4 चीज़ें ठीक करेंगे, अपनी अच्छी करेंगे, मॉडर्न करेंगे। क्या क्या? पहला, एग्रीकल्चर, जो हम लोग अभी तक एग्रीकल्चर करते आ रहे हैं, है ना, प्रिमिटिव मेथड से, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, उसको खत्म करेंगे और अच्छे मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर लाएंगे ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो। हाई यील्ड वैरायटी सीड्स यूज़ करेंगे, एग्रीकल्चर पे ध्यान रखेंगे, इरिगेशन वगैरह करेंगे, ठीक है, ट्रैक्टर्स वगैरह का इस्तेमाल करेंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, उससे हमारी इकोनॉमी बढ़ जाएगी। फिर इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ध्यान देना है, मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ध्यान देना है, इससे हमारी इकोनॉमी बढ़ जाएगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर ध्यान देना है, इससे इकोनॉमी बढ़ जाएगी। एंड मिलिट्री के ऊपर ध्यान देना है। और ये सारे के सारे मॉडर्नाइजेशन करने स्टार्ट हुए कब से? 1973 से। तो 1970 तक तो इसका भी हाल इंडिया जैसा था, ठीक है, लेकिन इंडिया जो आगे जाके 1991 में करेगा, ये कब करेंगे? ये लोग करेंगे 1973 में। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? आगे देखो क्या बोल रहा है, आगे देखो क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है कि बाय 1978 द देन लीडर डेंग जियोपिंग अनाउंस द ओपन डोर पॉलिसी एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अब देखो ध्यान से क्या हो रहा है 1978 में। अभी तक इन लोगों की आइडियोलॉजी क्या थी? कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का मतलब क्या है? कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का मतलब है ये है चाइना, ठीक है, और हम लोगों ने कर दिया अपने दरवाजे बंद। हम लोग क्या नहीं करेंगे, किसी से बाहर से ट्रेड वगैरह नहीं करेंगे। हम लोग, गवर्नमेंट हमारी क्या करेगी, गवर्नमेंट सारी की सारी चीज़ें संभालेगी। और गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट सब में इक्वालिटी लेकर आएगी, ठीक है, और सारे के सारे इंडस्ट्रीज़ को कौन संभालेगी? गवर्नमेंट संभालेगी। लेकिन इस चीज़ से इन लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो 1978 में इन लोगों ने कहा कि भैया हमें अपने क्या करना पड़ेगा, हमें अपने घर के दरवाजे खोलने पड़ेंगे और बाहर वाले लोगों को बोलना पड़ेगा कि भैया चाइना में आओ और यहाँ के इन्वेस्ट कर दो। तो जब बाहर वाले लोग आएंगे, आके इन्वेस्ट करेंगे, जब इन्वेस्ट करेंगे तो क्या लेकर आएंगे? डॉलर्स लेकर आएंगे, फॉरेन एक्सचेंज लेकर आएंगे। जब फॉरेन एक्सचेंज और डॉलर्स लेकर आएंगे, इसका मतलब क्या? इसका मतलब इकोनॉमी अपने आप बढ़ती चली जाएगी। अरे है कि ना? प्लस एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लोगों को। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? कंपटीशन बढ़ेगा किसके साथ? लोकल लोगों के साथ। तो लोकल लोगों की भी स्टैंडर्ड जो है वो राइज हो जाएगा, ठीक है, यही चीज़ बता रहा है ये। आगे देखो क्या कह रहा है। द चाइनीज इकोनॉमी इंक्लूडिंग बोथ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर ग्रू एट अ फास्टर रेट। और 1978 के बाद इसी वजह से क्या हो गया, चाइनीज इकोनॉमी जो है, चाइना की इंडस्ट्रीज भी बढ़ती चलेगी, चाइना का एग्रीकल्चर भी बढ़ता चला गया और इसी वजह से इसकी इकोनॉमी बढ़ती चलेगी। आगे देखो क्या बोल रहा है। द न्यू ट्रेडिंग लॉज एंड द क्रिएशन ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स लेड टू अ फिनोमिनल राइज इन द फॉरेन ट्रेड। ठीक है, तो इसने क्या कर दिया, नए नए ट्रेडिंग लॉज लेकर आया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का मतलब क्या है, ऐसे जोन्स बना दिए जैसे ये चाइना है ना, चाइना में इसने क्या कर दिया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना दिए और बोला कि भाई स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ बोलते हैं इसको, और बोला कि भैया बाहर वाले लोग यहाँ पर आके इन्वेस्ट करो। ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे 10 साल तक टैक्स नहीं लगेगा। तो लोगों ने कहा यार बढ़िया बात है, 10 साल तक टैक्स नहीं, आओ यहाँ पर आके क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। 10 साल तक ये लोग कमाएंगे, उसके बाद चाइना कमाएगा। आ रहा है नहीं यार समझ में, इसी को कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए ज़मीन तो खरीदनी पड़ेगी ना। ज़मीन कौन खरीदेगा, कौन खरीदेगा, बाहर वाला बंदा ही खरीदेगा। एम्प्लॉयमेंट किसको मिलेगा, चाइना वाले लोगों को मिलेगा। और क्या, सैलरीज किसको मिलेगी, चाइना वाले लोगों को मिलेगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं से एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ रहा है ना। बाहर का पैसा इंडिया में आ रहा है नहीं आ रहा, सॉरी बाहर का पैसा चाइना में आ रहा है नहीं आ रहा। तो इस तरीके से इसने क्या कर दिया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना दिए, जिससे कि चाइना को और ज़्यादा फायदा होने लग गया। ठीक है, आगे बढ़े और इसकी इकोनॉमी बढ़ने लग गई। चाइना हैज़ बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और अब पूरी की पूरी दुनिया जो है चाइना को देखने लग गई कि भाई देखो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लोग टैलेंटेड है, एजुकेशन अच्छा है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। तो अपन क्या करते हैं, जाकर यहाँ पर, और चीप लेबर है तो यहाँ पर जाकर क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। और पूरी दुनिया चाइना को देखने लगी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए चाइना से अच्छी जगह कोई नहीं है, चलो चाइना। है ना, हम लोग देखते हैं ना कि भाई आईफोन कहाँ पे बन रहे हैं, कंपनी अमेरिका की है लेकिन बन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ चल रही है, चाइना में। क्यों, चीप लेबर है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो चाइना एक ऐसा डेस्टिनेशन बन गया था जिसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, पैसा लगाने के लिए सबसे अच्छी जगह माना जा रहा था। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है ये, आगे बोल रहा है कि इट हैज़ ह्यूज फॉरेन रिजर्व्स दैट अलाउ इट टू मेक बिग इन्वेस्टमेंट इन द कंट्रीज। और इसके पास बहुत सारे फॉरेन रिजर्व्स है, मतलब इसके बाद बाहर वाले लोगों ने आके क्या कर दिया, पैसा लगा दिया, है कि नहीं। तो बोला इट हैज़ ह्यूज फॉरेन रिजर्व्स दैट अलाउ इट टू मेक बिग इन्वेस्टमेंट्स इन द
इन अदर कंट्रीज। ठीक है, अब क्या हो गया, इसके पास पैसा आ गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब डॉलर्स आ गए इसके पास। जब इसके पास खुद डॉलर्स आ गए तो अब ये भी तो कहीं और जाके इन्वेस्ट कर सकता है। अब ये पॉलिसी बनाएगा कहीं और जाने की, कहीं और जाके इन्वेस्टमेंट करने की, ताकि वहां से पैसा कमाए। आगे देखो क्या बोल रहा है, China's accession to the World Trade Organization in 2001 has been a further step in its opening to the outside world। और फिर क्या कर दिया, 2001 आते आते इसने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री मार ली। और अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जैसे ये पार्ट बना तो इसके लिए और दरवाजे खुल गए और लोग बोलने लगे कि भैया अब तू तो क्या लीगल तरीके से इन्वेस्टमेंट करेगा, आजा हमारे यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट कर दे, या फिर हम आते तेरे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इसका मतलब चाइना की इकोनॉमी और ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, आगे देखो, ड्रॉबैक्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अब इसकी जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है, देखते क्या क्या ड्रॉबैक्स है। तो बोल रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट हैज राइजन इन चाइना विथ नियरली 100 मिलियन पीपल वर्किंग लुकिंग फॉर जॉब्स। तो ये क्या बोल रहा है कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। कैसे ड्रॉबैक्स, अब जो लोग एजुकेटेड है, जो ज़्यादा पुअर नहीं है, जिनको अच्छे से एजुकेशन मिल गया, जिनको अच्छे से स्किल मिल गया, जिनको इंग्लिश बोलना आता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उनको तो जॉब्स मिल गए। बाकी क्या करेंगे, तो बाकी रह गए अनएम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहली चीज़ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का एक ड्रॉबैक क्या था कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था चाइना में। अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ राइजन इन चाइना विथ नियरली 100 मिलियन पीपल लुकिंग फॉर जॉब्स। और 100 मिलियन पीपल जो थे वो अनएम्प्लॉयड रह गए थे चाइना में। आगे, फीमेल एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ वर्क आर एज बैड एज इन यूरोप ऑफ द 18th एंड 19th सेंचुरी। और चाइना के 20th या 21st सेंचुरी में, चाइना के 20th या 21st सेंचुरी में, मतलब 2000 के बाद वाले चाइना में क्या फीमेल की कंडीशंस जो है वर्क प्लेस पे वो इतनी ख़राब थी जितनी ख़राब यूरोप में 18th और 19th सेंचुरी में होती थी। तो ये इसकी इकोनॉमिक पॉलिसी का दूसरा ड्रॉबैक है। एक तो पहला अनएम्प्लॉयमेंट प्लस फीमेल की कंडीशन अच्छी नहीं है। Environmental degradation and corruption have increased besides a rise in economic inequality between rural and urban residents and coastal and inland provinces। तो ये क्या बोल रहा है कि environmental degradation होने लग गया, मतलब environment पे ध्यान दिया नहीं इन लोगों ने। इकोनॉमी पे ध्यान दे रहे, environment पे ध्यान नहीं दे रहे, तो environment खराब होने लग गया। प्लस रूरल इकोनॉमी, रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क रहने लग गया। मतलब विलेजेस को डेवलप नहीं करा जा रहा है बल्कि शहरों को डेवलप किया जा रहा था। ठीक है, तो क्या हो गया, बहुत ऊंच नीच हो गई, किसमें, शहरों में और गांवों में। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, द पॉलिसी वॉज टू जनरेट हायर प्रोडक्टिविटी बाय इन्वेस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम एब्रॉड। ठीक है, तो पॉलिसी क्या थी इनकी पॉलिसी थी टू जनरेट हायर प्रोडक्टिविटी बाय इन्वेस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम एब्रॉड। तो इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी ये थी कि बाहर वाले लोगों से क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करवाएंगे और उससे अपना प्रोडक्शन बढ़ेगा और उससे अपनी इकोनॉमी बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, चाइना फॉलोड इट्स ओन पाथ इन इंट्रोड्यूसिंग अ मार्केट इकोनॉमी। चाइनीज डिड नॉट गो फॉर शॉक थेरेपी बट ओपन देयर इकोनॉमी स्टेप बाय स्टेप। देखो हम लोगों ने शॉक थेरेपी पढ़ के आ चुके हैं हम लोग, है ना। और शॉक थेरेपी में क्या था, लोगों ने एकदम से क्या कर दिया था, सिस्टम चेंज कर दिया था। एकदम से कम्युनिज्म को या सोशलिज्म को छोड़ दिया और एकदम से शिफ्ट हो गए किसकी तरफ, कैपिटलिज्म की तरफ, जिसकी वजह से डिजास्टर हो गया था, करेंसी गिर गई थी, महंगाई बढ़ गई थी, आगे ना। लेकिन चाइना ने ऐसा नहीं किया। ये कह रहा है कि चाइना ने क्या करा, धीरे धीरे अपने दरवाजे खोले, है ना। पहले एक स्टेप में दरवाज़ा खोला कि अब भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, अब बाहर वालों को इन्वेस्टमेंट करने दे रहे। फिर क्या करा, थोड़ा सा और दरवाज़ा खोला। फिर क्या बोला कि भैया अब हम भी बाहर क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। फिर क्या बोला कि भाई अब क्या करना है हमें, और थोड़े से दरवाजे खोलने और इकोनॉमी को हमें कैपिटलिस्ट बनाना है। तो धीरे धीरे करके ये क्या करता गया, अपने आप को डेवलप भी करता गया और इकोनॉमी बढ़ाता चला गया। ठीक है, दूसरी तरफ जो सोवियत यूनियन से टूटकर जो देश बने उनके साथ क्या हुआ, उनके साथ बहुत बुरी बनी, क्योंकि उन लोगों ने एकदम से चेंज करना चाहा सिस्टम, जो कि डिजास्टरस साबित हो जाता है उन लोगों के लिए। The privatization of agriculture in 1982 was followed by the privatization of industries in 1998। तो अब इसने देखो, जो इंडिया अब कर रहा है, हर चीज़ को प्राइवेट करने की कोशिश कर रहा है इंडिया, ये चाइना पहले ही कर चुका है ना। चाइना ने कहा कि भाई गवर्नमेंट को हर चीज़ में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, हर चीज़ को प्राइवेट कर दो। प्राइवेट चीज़ें होती है तो कंपटीशन बढ़ता है, कंपटीशन होने की वजह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, द प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इन लोगों ने अपने एग्रीकल्चर को प्राइवेटाइज किया कब, 1982 में। ठीक है, 1978 में क्या किया था, इकोनॉमी खोल दी थी अपनी। 1982 में क्या कर दिया, एग्रीकल्चर को प्राइवेटाइज कर दिया। और 1998 में इंडस्ट्रीज को प्राइवेटाइज कर दिया। कह रहा है गवर्नमेंट कोई इंडस्ट्रीज नहीं संभालेगी, सब प्राइवेट रहेगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। ठीक है, आगे देखो,
ट्रेड बैरियर्स वर एलिमिनेटेड ओनली इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वेयर फॉरेन इन्वेस्टर्स सेट अप एंटरप्राइजेस, ठीक है। और ट्रेड बैरियर्स हटा दिए कहाँ पर, इकोनॉमिक जोन्स में, है ना। ट्रेड बैरियर्स को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। ट्रेड बैरियर्स मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में क्या बोला गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में बोला फॉरेनर्स को कि आओ भैया यहाँ पर आकर क्या करो, फॉरेनर्स को यहाँ पर आकर करो इन्वेस्टमेंट, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर तुम्हारे ऊपर ट्रेड बैरियर नहीं लगेगा, मतलब कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, फॉरेनर्स अट्रैक्ट होते चले गए, यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट करा बम्पर, तो इकोनॉमी और ज़्यादा ऊपर होती चली गई। आगे देखो बेनिफिट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की चाइना को बेनिफिट क्या हुआ, तो ये कह रहा है कि द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज हेल्प द चाइनीज इकोनॉमी टू ब्रेक फ्रॉम स्टैग्नेशन। अब देखो ध्यान से, यूएसएसआर का जो हम लोगों ने देखा था कि यूएसएसआर जो है हमेशा से सोशलिज्म को फॉलो करता चला गया अपनी इकोनॉमी में, जिसकी वजह से 1970s के बाद ग्रोथ होती गई, लेकिन 1970s के बाद ग्रोथ रुक गई उसकी, जिसकी वजह से आगे जाके वो टूट जाएगा। चाइना ने ऐसा करा ही नहीं, चाइना ने देखा कि भाई क्या हम लोग कम्युनिज्म को फॉलो करें और कम्युनिज्म की वजह से हमारी ग्रोथ हो सकता है कि रुके आगे जाके, तो इन लोगों ने क्या कर दिया, दरवाजे खोल दिए अपने, बोला भैया इन्वेस्टमेंट कर दो बाहर वालों को, ठीक है। और इसी वजह से क्या होता चला गया, इसी वजह से इसकी जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है इसने स्टैग्नेशन लाया ही नहीं। स्टैग्नेशन मतलब इसकी इकोनॉमी को रोका ही नहीं किसी ने, ठीक है, इसकी इकोनॉमी ऊपर ही चलती चली गई, ठीक है। आगे देखो क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लेड टू अ रिमार्केबल राइज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड रूरल इनकम, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, प्राइवेटाइजेशन है किसका, एग्रीकल्चर का, लेड टू द रिमार्केबल राइज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड रूरल इनकम्स, ठीक है। ये बोल रहा है कि जैसे ही इसने क्या कर दिया, एग्रीकल्चर को प्राइवेटाइज कर दिया। एग्रीकल्चर को प्राइवेटाइज करने का फायदा क्या हुआ, एग्रीकल्चर को प्राइवेटाइज करने का फायदा ये हुआ कि क्या, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ गया, और रूरल इनकम का मतलब क्या है, रूरल इनकम का मतलब विलेजर्स के पास पैसा बचने लग गया, तो इससे डेवलपमेंट होगा, है ना। सेविंग्स होगी तो डेवलपमेंट जरूर होगा, ठीक है, जनता खुश हो जाएगी। हाई पर्सनल सेविंग्स इन द रूरल इकोनॉमी लेड टू एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन रूरल इंडस्ट्री। अब ये क्या बोल रहा है कि सेविंग्स की वजह से लोगों की डेवलपमेंट होने लगी, वही वाली बात कर रहा है ये। आगे बढ़ते जल्दी रशिया के बारे में आते हैं। रशिया को देखते हैं अब जल्दी से। क्या बोल रहा है, रशिया हैज बीन द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फॉर्मर सोवियत यूनियन इवन बिफोर इट्स डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि रशिया जो है सोवियत यूनियन का सबसे बड़ा पार्ट था यूएसएसआर के टूटने से भी पहले से, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द सोवियत यूनियन इन द लेट 1980 एंड द अर्ली 1990s रशिया इमर्ज्ड एज द स्ट्रॉन्ग सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर। और रशिया जो है इसको भी न्यू सेंटर ऑफ पावर की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि यूएसएसआर टूटने के बाद यही क्या बन गया था, सक्सेसर बन गया था किसका स्ट्रॉन्ग सक्सेसर बन गया था किसका, यूएसएसआर का। आगे देखो, रशिया जीडीपी 11th इन द वर्ल्ड करंटली। तो ये बोल रहा है कि रशिया की अगर जीडीपी की बात करें तो पूरी दुनिया में 11th नंबर पे आती है रशिया की जीडीपी। रशिया हैज रिजर्व ऑफ मिनरल, नेचुरल रिसोर्सेज, गैसेज मेक इट अ पावरफुल कंट्री इन द ग्लोबल वर्ल्ड। अब ये क्या बोल रहा है, रशिया के पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कैसे रिसोर्सेज, इसके पास मिनरल्स बहुत ज़्यादा है, इसके पास गैस की रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, इसके पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, और इसी को बेच के ये अपना क्या पैसा वगैरह बहुत ज़्यादा कमा लेता है, और इसके ऊपर बहुत सारे कंट्रीज डिपेंड भी होती है। इसी वजह से ये क्या कह रहा है कि ये चीज़ इसको क्या बनाती है, स्ट्रांग बनाती है दुनिया में, और इसको न्यू सेंटर ऑफ पावर की तरफ देखा जाता है। रशिया इज़ अ न्यूक्लियर स्टेट, और हम सबको पता है कि रशिया के पास न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर वॉर हेड्स किससे ज़्यादा है, यूएसए से भी ज़्यादा है ना। हैव ह्यूज स्टॉक ऑफ सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स है इसके पास। परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कॉल्ड P5, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि एक तो इसके पास क्या है, न्यूक्लियर पावर है बहुत ज़्यादा, प्लस ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर भी है ना, स्टार्टिंग में करवाया था, वही बात कर रहा है। आगे देखो, इंडिया के बारे में बात करते हैं जल्दी से, ठीक है। इंडिया क्या बोल रहा है, 21st सेंचुरी इंडिया इज बीइंग सीन एज एन इंपॉर्टेंट इमर्जिंग ग्लोबल पावर। अब हमारा जो 21वीं सदी का इंडिया है, इसको क्या देखा जा रहा है, एज अ ग्लोबल पावर देखा जा रहा है। क्यों देखा जा रहा है, क्योंकि इंडिया भी अब क्या कर रहा है, अपनी इकोनॉमी वगैरह खोल चुका है। इंडिया के पास मैन पावर बहुत ज़्यादा है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मार्केट बहुत बड़ी है, तो इसी वजह से इंडिया को देखा जा रहा है एज अ ग्लोबल पावर। प्लस इंडिया वालों की स्किल बढ़ती जा रही है, इंडिया वालों का डेवलपमेंट होता जा रहा है, ठीक है। क्या एक नया भारत बन के दिख रहा है लोगों को, ठीक है। एजुकेशन लेवल अच्छा हो चुका है, लिटरेसी लेवल अच्छा हो चुका है, इसी वजह से इसको एक ग्लोबल पावर की तरह देखा जा रहा है। द वर्ल्ड इज एक्सपीरियंसिंग द पावर एंड राइज ऑफ इंडिया इन मल्टी डायमेंशनल वेज, और अलग अलग जगह पर इंडिया जो है अपने आप को अब प्रूव कर रहा है ना। रिसेंटली हम लोगों ने देखा यूट्यूब के क्या CEO नील मोहन जी बने, वो भी इंडियन ओरिजिन के है ना। और अब वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट बनने वाले हैं,
ठीक है, तो वो भी क्या है, एक सरदार जी है, ठीक है, वो भी इंडियन अमेरिकन है, ठीक है। तो इंडिया क्या कर रहा है, अलग अलग जगहों पर अपना क्या दिखा रहा है, प्रेजेंस शो कर रहा है, जिससे इंडिया को देखा जा रहा है एज अ ग्लोबल पावर। आगे देखो, इकोनॉमिक, कल्चरल, स्ट्रैटेजिक पोजीशन ऑफ द कंट्री विद अ पॉपुलेशन ऑफ 130 करोड़ इज वेरी स्ट्रांग। ये बोल रहा है कि इंडिया की भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, 130 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है, वैसे 140 के ऊपर जा चुकी है, लेकिन ये क्या कह रहा है कि 130 करोड़ की पॉपुलेशन होने के बावजूद इंडिया इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, कल्चरली स्ट्रांग है, और स्ट्रैटेजिक पोजीशन इंडिया की जो है दुनिया में बहुत तगड़ी है, बहुत अच्छी है, ठीक है। हर चीज़ में क्या, इंडिया की आर्मी 4th स्ट्रांगेस्ट आर्मी ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि हर जगह पर इंडिया जो है इकोनॉमिकली, इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद कल्चरली स्ट्रांग है, स्ट्रैटेजिक पोजीशन इसकी स्ट्रांग है, ठीक है। आगे देखो क्या बोल रहा है, आगे कह रहा है कि इकोनॉमी की बात करें अगर, तो टारगेटिंग द गोल ऑफ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। ये मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दिया था। क्या इंडिया क्या टारगेट कर रहा है, इंडिया टारगेट कर रहा है क्या, एक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का, ठीक है। इंडिया हैज अ कॉम्पिटिटिव ह्यूज मार्केट एंड एन एंशिएंट इंक्लूसिव कल्चर। ये बोल रहा है कि इंडिया के पास बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव मार्केट है ना, और क्या है, एंशिएंट कल्चर है। तो मॉडर्नाइजेशन और एंशिएंट चीज़ों का क्या है, ब्लेंड है इंडिया, ठीक है। आगे देखो, 200 मिलियन पीपल ऑफ इंडिया स्प्रेडिंग अक्रॉस द ग्लोब इम्पार्ट डिस्टिंक्ट मीनिंग एंड सेलियंस टू इंडिया एज अ न्यू सेंटर ऑफ पावर। अब देखो ये क्या बोल रहा है, 200 मिलियन लोग तो इंडिया के बाहर है ना, हम लोगों ने पैदा करके छोड़ दिए इनको, क्या कि भैया जाओ बाहर जाके क्या करो, मज़े करो, और बाहर जाने के बाद वो बाहर काम करते हैं, पैसा कहाँ भेजते हैं, रेन्यूमरेशन का आता है। तो दुनिया में इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से इंडिया वाले लोग दुनिया भर में हमें मिलते हैं, बहुत बड़ा डायस्पोरा, बहुत बड़ी पॉपुलेशन इंडिया की जो है बाहर रहती है, लगभग 200 मिलियन की पॉपुलेशन, और ये 200 मिलियन लोग जो है क्या करते हैं, पैसा वगैरह कमाते हैं और भेजते कहाँ पर है, इंडिया में। तो इस वजह से भी इंडिया की ग्रोथ जो है, इकोनॉमी जो है वो बढ़ती चली जाती है। आगे देखो क्या बोल रहा है, स्ट्रैटेजिक चीज़ें, स्ट्रैटेजिक देखो क्या बोल रहे हैं, मिलिट्री ऑफ इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट विथ इंडिजिनस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मेक इट अनदर न्यूक्लियर पावर। तो ये क्या बोल रहा है कि इंडिया जो है अब क्या आत्मनिर्भर बनता जा रहा है, सेल्फ सफिशिएंट बनता जा रहा है, और सेल्फ सफिशिएंट बनने की वजह से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में ये क्या कर रहा है, एक न्यूक्लियर पावर बनता जा रहा है, इंडिया खुद न्यूक्लियर चीज़ों को बनाता जा रहा है। मेक इन इंडिया स्कीम इन टेक्नोलॉजी एंड साइंस इज अनदर माइलस्टोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और हमारी जो पॉलिसीज़ है, जैसे कि क्या मेक इन इंडिया वाली पॉलिसी, ये हमें और ज़्यादा क्या कर रही है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्ट्रॉन्ग करती जा रही है, ठीक है। आगे देखो जल्दी, इजराइल, लास्ट टॉपिक ये हमारा, ठीक है। जल्दी देखो इजराइल के बारे में क्या कह रहा है। तो इजराइल के बारे में कह रहा है कि इजराइल हैज इमर्ज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेशंस इन द 21st सेंचुरी वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस, इंटेलिजेंस बिसाइड्स इकोनॉमी। और इजराइल जो है ये क्या है, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग नेशन बन के आया है, ठीक है। देखो कंट्री छोटी है, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, डिफेंस में, इंटेलिजेंस में, सब में क्या है, बहुत ज़्यादा तगड़ा बन के दिखाया है किसने, इजराइल ने। सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द बर्निंग पॉलिटिक्स ऑफ वेस्ट एशियन कंट्रीज, इजराइल हैज रीच टू द न्यू हाइट्स ऑफ ग्लोबल पॉलिटिकल स्टैंडिंग्स। ये बोल रहा है कि रहता है कहाँ पर ये, है ना, सेंट्रल एशिया में। और सेंट्रल एशिया में कहाँ पर ये, सेंट्रल एशिया में है पूरी तरीके से अरब कंट्री से घिरा हुआ, लेकिन वहाँ पर भी इसने अपनी प्रेजेंस शो करी है, और वहाँ पर अपने आप को एज अ स्ट्रांग कंट्री इसने साबित किया है, ठीक है। आगे देखो क्या बोल रहा है, इट डोमिनेट्स डिफेंस पावर्स, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो ये क्या बोल रहा है कि किसी भी चीज़ में कहीं से भी कम नहीं है ये। मतलब क्या, मतलब डिफेंस पावर में लगा लो तो ये स्ट्रांग है, टेक्नोलॉजी में लगा लो तो ये स्ट्रांग है, नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आता है, इंडस्ट्रीज में लगा लो, इंडस्ट्रियलाइजेशन में लगा लो तो ये स्ट्रांग है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में देखो तो सबसे आगे है, ठीक है। तो ये क्या है, इजराइल क्या कर रहा है, अपने आप को ऐसे साबित कर रहा है जैसे कि है तो ये छोटी कंट्री, लेकिन क्या कर रहा है, अपने आप को न्यू सेंटर ऑफ पावर की तरह शो कर रहा है पूरी की पूरी दुनिया में। आगे, सस्टेनिंग अगेंस्ट एडवर्सिटी इन द प्रिंसिपल विथ विच अ स्मॉल जूइश जियोनिस्ट नेशन दैट इज इजराइल इज प्लेस्ड इन द कंटेम्प्रेरी ग्लोबल पॉलिटिक्स इन जनरल एंड अरब डोमिनेंट वेस्ट एशियन पॉलिटिक्स इन पर्टिकुलर। तो ये क्या बोल रहा है कि अकेला ज्यूइश कंट्री है ना, यहूदी वाला कंट्री है, अकेला क्या है, ज्यूइश नेशन है ये, ठीक है। और एक और चीज़, ये सेक्युलर नेशन नहीं है, ये भी याद रखना, इट इज़ नॉट अ सेक्युलर नेशन, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि भाई दुनिया में कोई भी जीव पैदा हो जाए, जीव है ना, जीव मतलब क्या, जीविज्म को मानने वाला, है ना, यहूदी कोई पैदा हो जाए तो वो बंदा जो है वो क्या करेगा, वो पूरी की पूरी
दुनिया में कहीं पर भी जीव पैदा हो जाए वो इजराइल का क्या होगा, इजराइल का सिटीजन होगा। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि सस्टेनिंग अगेंस्ट एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब क्या है कि चारों तरफ से घिरा हुआ किससे, मुस्लिम कंट्रीज से, इस्लामिक कंट्रीज से, फिर भी अपने आप को क्या कर रहा है, साबित कर रहा है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कि भैया मैं छोटा जरूर हूँ लेकिन हर चीज़ में क्या, हर चीज़ में बाकी सबको टक्कर भी दे सकता हूँ और बाकी सब लोगों से आगे भी निकल सकता हूँ। आगे देखो क्या बोल रहा है, चलो आगे कुछ नहीं बोल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा ये वाला चैप्टर हो गया ख़त्म। आशा करता हूँ कि ये सारी की सारी चीज़ें जो है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो इस सेशन को करिए लाइक, इसको करिए शेयर, अपने दोस्तों को दिखाइए, मुझे दिखाइए बहुत सारा प्यार। और शाम में 8 बजे अपन मिलेंगे। शाम में 8 बजे अपन क्या करेंगे, अपन करने वाले हैं इसी चैप्टर के MCQs। ठीक है, तब तक के लिए मोइन पठान आप सब लोगों से कहता है जय हिंद।